This conference will now be recorded. ठीक है, अब तीसरी टेक्निक है हमारे पास विच इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, अब अभी तक जो हमने टेक्निक्स कवर करी हैं वो दोनों क्या थी? सुपरवाइज टेक्निक्स। सुपरवाइज टेक्निक्स समझते हो? वो दोनों टारगेट मॉडल सुपर, पता, हाँ टारगेट वेरिएबल पता होता है उसमें। हाँ, हमें टारगेट वेरिएबल वहां पे पता होता है, राइट। सुपरवाइज का मतलब वी आर अवेयर ऑफ दी, इसका क्या पता होता है? क्या पता होता है हमें सुपरवाइज में? टारगेट वेरिएबल। ठीक है, वी आर अवेयर ऑफ द टारगेट वेरिएबल क्या है हमारा, ये हमें आइडिया है। ठीक है, टारगेट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होता है। हिस्ट्री में प्राइजेस ऑफ कार्स क्या थे ये हमें पता था, हिस्ट्री में किन लोगों ने डिफॉल्ट किया वो हमें पता था, राइट। तो टारगेट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल वाज गिवन, ठीक है, इन हिस्ट्री डेटा। तो उससे हम सीखते थे कि अच्छा ऐसा डेटा रहता है तो ये बंदा डिफॉल्टर होता है, ऐसा डेटा है तो ये नॉन डिफॉल्टर है, ओके ऐसी गाड़ी है तो प्राइस इसके आसपास रहता है, इस कॉम्बिनेशन की गाड़ी है तो प्राइस ऐसे। तो वो सारी चीजें गिवन थी। अब फॉर एग्जांपल वो चीजें गिवन नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही हैं, तुम्हारे पास कस्टमर का डेटा ही है, उसका आउटकम नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास वही लोन वाला कस्टमर्स है, तो तुम्हारे पास कस्टमर्स का डेटा ही है सिर्फ कि इस कस्टमर की एज इतनी है, इस कस्टमर की सैलरी, उसके डिपेंडेंट्स, प्रीवियस लोन्स, प्रीवियस कंपनीज, करंट कंपनी, फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें उसकी गिवन है। बट उस बंदे ने लोन लिया था, उसने डिफॉल्ट करा या नहीं करा ये नहीं पता, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड में अब हम कोई मॉडल नहीं बना सकते। मॉडल तभी बनता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन हो, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो मॉडल नहीं बन सकता। तो अनसुपरवाइज के केस में तुम क्या कर सकते हो, अनसुपरवाइज लर्निंग की एक एग्जांपल है क्लस्टरिंग या सेगमेंटेशन कर सकते हो, राइट। जिस बंदे का डेटा जिस बंदे के डेटा जैसा दिख रहा है वो दोनों क्या हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, दैट मीन्स वो दोनों से डिफॉल्टर हो सकते हैं, राइट। तो वो एक ग्रुप में चले जाएंगे। बाकी दो चार लोगों का डेटा एक जैसा दिख रहा है वो मे बी नॉन डिफॉल्टर हो सकते हैं, उनका डेटा बाकियों से अलग है। तो मतलब यू कैन क्रिएट डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट क्लस्टर्स कि किसका डेटा किसके जैसा दिख रहा है, राइट। if my age is very similar to your age, uh, my financial attributes are very similar to your attributes, right, my demographic variables are very similar to your variables। तो अगर मेरा डेटा, मेरे वेरिएबल्स, मेरी वैल्यूज बहुत सिमिलर है तुम्हारी वैल्यूज के, अगर हम दोनों का डेटा एक जैसा दिख रहा है तो हम दोनों एक क्लस्टर में फॉल कर सकते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, क्रिएटिंग डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप्स of segments from a population, creating different homogeneous group of populations from a segment, that is called clustering, right। तो इसमें हम कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं करते, इसमें हमारे पास जो डेटा है उसी को हम वी आर ट्राइंग टू डू सेगमेंटेशन की कौन से कस्टमर्स एक जैसे दिख रहे हैं, who are homogeneous to each other, right, who are similar they will go in one cluster, who are not similar they who are very similar they will go in another cluster। ठीक है, ऐसे तीसरा ग्रुप हो सकता है, चौथा ग्रुप हो सकता है। तो इस तरीके से यू विल हैव मल्टीपल ग्रुप्स। तो हर ग्रुप के अंदर क्या कहानी पता चल रही है, दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव, राइट। हाउ वन ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर ग्रुप, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे। ठीक है, तो ग्रुप्स आपस में अलग क्या है, पहले ग्रुप में ऐसा क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आई एम बिग बाजार, आई हैव 1000 कस्टमर्स। ठीक है, मैंने अब
मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कस्टमर बेस समझूं कि किस तरीके के लोग हैं, क्या खरीदते हैं, मुझे किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, किन चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए, कौन से मेरे प्रीमियम कस्टमर्स हैं, कौन बेकार कस्टमर्स हैं, किन चीजों पे डिस्काउंट लगाऊं, किस पे ना लगाऊं, ऐसी मैं स्ट्रेटजी बनाना चाहता हूँ, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक क्लस्टरिंग एक्सरसाइज करी, तो मेरे पास अलग अलग ग्रुप्स बन के आए। अब वो ग्रुप्स कैसे बने, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आई हैव 1000 कस्टमर्स, ठीक है। अब मैंने सेगमेंट्स करे तो 500 लोगों का डेटा एक जैसा दिख रहा है, 200 लोगों ने एक क्लस्टर बना लिया, 100 लोगों ने एक क्लस्टर बना लिया और 100 लोगों ने एक क्लस्टर बना लिया, हो गए 1000, ठीक है। ये 500 लोगों का डेटा जब मैंने एनालाइज किया, ठीक है, इनकी एवरेज वैल्यूज देखी, तो मुझे पता लगा ये मेन कस्टमर्स हैं जहां से मेरा 70% ऑफ माई ओवरऑल रेवेन्यू यहीं से आता है, राइट, ठीक है। तो मुझे पता चला 70% रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। दीज आर, ये कैसे कस्टमर है, दे आर फ्रीक्वेंट विजिटर्स एंड हाई ऑन मॉनेटरी टर्म एज वेल, ठीक है। पैसा भी अच्छा दे रहे हैं और रेगुलर आ भी रहे हैं, ठीक है, ओके। जब वो रेगुलर आ रहे हैं, पैसा भी अच्छा दे रहे हैं, तो रेवेन्यू भी उन्हीं से आ रहा है। और ये क्या खरीदते ज्यादा है, बिग बाजार, मेरे पास हर तरीके का सामान है, ठीक है। आई डील इन डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स, डिफरेंट मर्चेंडाइज, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये लोग मेजोरिटी कपड़े खरीदते हैं यहाँ के, ठीक है, दे डील इन क्लोथिंग, ठीक है। तो और इसमें मोस्टली 80% पीपल आर मैरिड, ये कहानी पता चली, ओके, ठीक है। जनरली यहाँ से मेंस कम और फीमेल्स शॉप मोर देन मैन, ठीक है। फीमेल शेयर जो है वो से 75% है एज कंपेयर टू मैन का शेयर, सही है। ऐसी कहानियां मुझे पता चली, ठीक है। अब ये 200 कस्टमर्स का मुझे क्या पता चला कि ये रेगुलर आते हैं बट मॉनेटरी टर्म्स में कम है, दे डोंट गिव मी लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सो मॉनेटरी टर्म्स में वो कम है बट रेगुलर आते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चला, और फिर मैंने देखा कि इनमें से मोस्टली लोग ऐसा क्यों है, रेगुलर आते फिर भी पैसा कम स्पेंड करते, एक चीज उठा के ले गए। तो मैंने इसको और एनालाइज किया, इनकी लोकेशन ट्रैक करी, तो वहां से हमें पता लगा मोस्ट ऑफ देम लिव्स नियर बाय द स्टोर्स, ठीक है। मेरे घर के पास बिग बाजार है, मैंने वहां से ब्रश ले लिया, मैंने वहां से सोप ले लिया, मैं ऐसे एक एक आइटम उठा के ले आता हूँ जब मुझे जरूरत है, राइट। आई डोंट शॉप इन बल्क फॉर एग्जाम्पल, राइट, लिव्स नियर बाय द स्टोर्स, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर अनमैरिड, ठीक है। ऐसा ऐसा मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मिला, ओके। फिर ये 100 लोग हैं, ये रेगुलर, ये दे आर हाई वैल्यूड, हाई ऑन मॉनेटरी, पैसा अच्छा देते हैं बट नॉट रेगुलर विजिटर्स, राइट। अब ये ऐसे लोग हैं जो आते नहीं है इतना, बट जब भी आते हैं अच्छा पैसा देके जाते हैं, एक बार आए 20,000 की शॉपिंग करके, ऐसे लोग हैं ये, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, मैरिड लोग हैं जो घर की, ये जनरली डील करते हैं ग्रोसरीज में, ठीक है। तो एक ही बार में आके बल्क में सामान लेके चले गए महीने का, राइट। सो ये इस तरीके के कस्टमर्स है, रेगुलर नहीं आते बट वंस इन अ वाइल आते हैं, ठीक है। तो ऐसा जनरली मुझे ये 100 लोग मुझे कैसे पता चले कि ये सिस्टम में एक आध बार दिखे, दोबारा दिखे ही नहीं,
इन्होंने शॉप ही नहीं करा मेरे से पिछले 1-2 साल में, 1-2 बार दिखे, दोबारा दिखे नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या होगा इसका मतलब बताओ। इसका मतलब इनको कोई ऑफर भेजना ही नहीं है। पर ये क्यों, ऐसा क्यों है, ये लोग आए क्यों नहीं कभी? सर ये हो माइट बी सकता है तो कि विंडो शॉपिंग के लिए आए होंगे। हाँ विजिटर्स थे, काफी लॉन्ग डिस्टेंस से हाँ, जस्ट कुछ आउटसोर्सिंग। विजिटिंग करने आए थे और ऐसे कुछ ले गए। राइट, दे वर विजिटर्स राइट। मैं नोएडा गया, मैंने वहां से कुछ सामान खरीद लिया, अगली बार तुम बोलोगे कि 20% ऑफ आ रहा है तो मैं गुड़गांव से नोएडा थोड़ी जाऊंगा, राइट। दे वर विजिटर्स, दे वर ट्रैवलर, दे आर नॉट देयर रियल कस्टमर्स, राइट। रियल कस्टमर वही है जो रेगुलर जाते हैं, दैट इज अ रियल कस्टमर फॉर अ बिजनेस। जो वंस इन अ व्हाइल आया, दैट्स अ नॉट अ कस्टमर, राइट। दे वर विजिटर्स, राइट। तो इनको अब ऑफर भेजोगे तो ये खरीदेंगे? कुछ नहीं खरीदेंगे, ये आएंगे थोड़ी। तो अब मेरे पास 1000 कस्टमर्स हैं, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड करना अपना कस्टमर बेस, किसको क्या ऑफर दूं। तो मुझे क्या पता चला, ये 500 लोगों को क्या करना चाहिए बताओ। हम्म, सर डिस्काउंटेड ऑफर्स जितने भी होने चाहिए वो सब इन्हीं को जाने चाहिए प्रायोरिटी पे। क्यों? सर क्योंकि रियल कस्टमर्स हैं और ये रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से जनरेट हो रहा है। हम्म, और बाकी लोग, नीलम, मोनिका, प्रियेश, सर वही सेम है एक्चुअली, क्योंकि रियल क्या? कस्टमर्स यही है तो इनको ही देना चाहिए। जो फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं उनको लाइक दे के क्या फायदा, क्योंकि उन्होंने ये स्टोर विजिट करना है। फ्रीक्वेंट विजिटर्स ही हैं। नहीं नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ 1-2 को देने का कोई इसकी फायदा बात नहीं कर था। रहा हूँ मैं, 70%। नहीं नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं कि ये 500 लोगों से अब हमें क्या पता चला, इनके साथ क्या करना चाहिए, ये कैसे हैं। इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि असली कस्टमर राइट, हमारे ही। इनको होल्ड करना चाहिए, दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर। वी नीड टू रिटेन देम, राइट। यही मेरे प्रीमियम कस्टमर है, ये छोड़ के जाएंगे तो दैट्स अ लॉस फॉर मी, क्योंकि मेजरली रेवेन्यू इन्हीं से आ रहा है। तो वी नीड टू पुट अ रिटेंशन कैंपेन फॉर देम, राइट। इनके लिए रिटेंशन कैंपेन चलाना चाहिए कि हाउ वी कैन रिटेन देम, राइट। रिटेन कैसे किया जाए इन्हें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लियर। फिर दूसरी चीज क्या है, since they are happy customer already, right, they are matured customers, क्योंकि वो आते भी हैं और सामान भी खरीदते हैं, तो their customer experience is good, ठीक है। तो इनको जिस तरीके की वो शॉपिंग करते हैं उन चीजों में ज्यादा एंगेज करना चाहिए, राइट। इसमें फीमेल्स ज्यादा है, मैरिड ज्यादा है, तो फीमेल मैरिड के लिए जो प्लान, जो ऑप्शंस होंगे वैसे ऑप्शंस हमें देने चाहिए, राइट। उनकी प्रोफाइल के हिसाब से वी शुड गिव ऑफर्स, एंड सामान भी वैसा ही हमें रखना चाहिए इनके लिए, राइट। प्रोफाइल बेस्ड ऑफर्स एंड कस्टमाइजेशन, ठीक है। उनको ऐसी ही कस्टम चीजें देनी है जो वो खरीदते हैं, उस तरीके के ऑफर्स ही उनको भेजे जाए, ऐसे ऑफर्स उनको भेजे जाए, राइट। सिंस दे आर हाई ऑन मॉनेटरी टर्म्स, तो उनको डिस्काउंट भी दे दिया जाए तो हमें कोई इशू नहीं है, राइट। बिकॉज वो स्पेंड करेंगे, तो थोड़ा अगर हम डिस्काउंटेड दे रहे हैं तो we will keep them engaged, right? So discounted offers on things that they buy, ठीक है। बाकी चीजों पे देने की जरूरत नहीं है। कोई और ऑफर लगा तो वो महंगा बेचो उनको, राइट। बट जो चीजें वो इंटरेस्टेड है वो उनको ऑप्शन दो। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये इन लोगों पे क्या होगा, इनकी क्या कहानी है अब, इनके साथ क्या किया जाए, इनको
ये किस तरीके के? इनको भी हम Then ऑफर दे इनको सकते भी हैं जस्ट बिकॉज आसपास रहते हैं स्टोर के, तो ये लोग फ्रीक्वेंट विजिटर्स होंगे, रिटेन तो इनको भी करेंगे। इनको भी ये रिटेन कर फ्रीक्वेंट सकते हैं। विजिटर्स हैं बट पैसा नहीं दे रहे, तो इन पे कैसे कैंपेन चलाना चाहिए? इन पे रिटेंशन चलाया था हमने, राइट? इन पे क्या कैंपेन इसके चलाना अलावा चाहिए? तो इनके जो वो होंगे लाइक जिस टाइप का प्रोडक्ट ये बाई करते होंगे सिर्फ वो देना चाहिए, लाइक बेस इनकी मॉनेटरी वैल्यूज कम है तो प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से। ये तो ऑलरेडी पैसे नहीं दे रहे, तो अगर इनको लिमिटेड चीजें ही देंगे तो ये तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा कैसे? सर इनको नहीं, सारे ही भेजने जनरल चाहिए डिस्काउंटेड, जितने भी ऑफर्स हैं, डिस्काउंटेड ऑफर्स जितने भी चल रहे हैं सारे भेजने चाहिए। सर नहीं सर, इनको बाकी कॉम्प्लीमेंट्री लोग प्रोडक्ट सजेस्ट करने चाहिए। हाँ इनको बल्क बाइंग के ऑप्शंस दे सकते हैं, बल्क बाइंग के ऑप्शन। नहीं बल्क बाइंग के बट ये पैसे स्पेंड नहीं कर कॉम्प्लीमेंट्री रहे हैं। प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस देने बट वो चाहिए। सपोज अगर कोई बंदा ब्रेड खरीदने के लिए आया है तो उसको उसके साइड में एग्स वगैरह रखे रहेंगे तो ऑब्वियसली एग्स वगैरह, बटर वगैरह, आवाज चीज कम आ वगैरह रही है भी तुम्हारी, पर उसका ध्यान थोड़ा दे सकता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। सर मैं कह रहा था कि जैसे अगर जो ऐसे कस्टमर्स हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का ऑप्शन देना चाहिए। सपोज अगर कोई कस्टमर अगर शॉप पे आता है, वो दूध खरीदने के लिए आता है, अगर सामने में ब्रेड रखा रहेगा, चीज वगैरह, एग्स वगैरह भी रखे रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी तरफ उसका ध्यान जाएगा, उनमें से भी वो कुछ ना कुछ चीज जरूर खरीदेगा। राइट, तो ये रेगुलर आते हैं बट एक आध चीज लेके जाते हैं। आई वांट टू मेक श्योर वो 2-4 चीजें लेके जाए, एक ना लेके जाए, राइट? उनका स्पेंड बकेट बढ़े, उनका एवरेज टिकट साइज बढ़े, राइट? ठीक है, एक शॉपिंग पे वो 40 रुपए की जगह मुझे 130 रुपए दे, राइट? आई वांट टू इंक्रीज देयर टिकट साइज, आई वांट टू इंक्रीज देयर बकेट साइज। वो एक की जगह 3 आइटम लेके जाए, तो वो जिस तरीके की आइटम्स खरीदता है यहाँ पे आके, मैं उस तरीके की और ऑफर दूं। वो दूध लेने आए तो मैं दूध के साथ ही ऐसे कस्टमाइजेशन करूं कि दूध के साथ ही ब्रेड, अंडे, जैम, ये सारी चीजें पड़ी हो, ताकि उसका ध्यान उसमें जाए कि अच्छा ये है तो ये भी कर सकते हैं, राइट? आई वांट टू एंगेज देम मोर बाय गिविंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट सूट्स देयर प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो इनका मुझे क्या, इन पे क्या कैंपेन चलाना होगा? फ्रीक्वेंट विजिट कैंपेन, राइट? हाउ कैन आई मेक देम फ्रीक्वेंट विजिटर्स? तो ऐसा कैंपेन इस पे चलाओ, पहले पे रिटेंशन कैंपेन, दूसरे पे फ्रीक्वेंट विजिटर्स कैंपेन, राइट? फ्रीक्वेंट विजिटर्स में हम क्रॉस सेल करेंगे उसको चीजें, क्रॉस सेल सिमिलर प्रोडक्ट, राइट? क्रॉस सेल समझते हो ना? If I am interested in one kind of product, what are the similar category of products that I can also buy? So cross sell, we will do a cross sell similar products. ठीक है, this is what we will be doing for them, right? And obviously जो cross sell करेंगे that should be क्या हो वो किस तरीके का पैकेज टाइप हो, कि दूध लेने आए हो तो 30 रुपए और खर्च लो तो ब्रेड भी दे देंगे जो 35 रुपए की है, ऐसे, राइट? पैकेजिंग करके दो। गॉट इट? सही है, और क्या कर सकते हैं? सो बाय वन गेट वन वाले ऑफर्स। हाँ, वो ये पैकेजिंग ही हो गया, इकट्ठे ऑफर को लुक्रेटिव बाय वन गेट वन इसी में। ठीक है, तीसरे लोग हैं, उनको डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं सो दैट दे कैन यूज दोस कूपन ऑन द नेक्स्ट परचेज। वो भी हो सकता है। डिस्काउंट कूपन जो वो किसी और प्रोडक्ट पे खरीद सके, राइट? ये नहीं कि मैं वो लेने आता हूँ तो अगली बार मुझे वो सस्ता मिलना शुरू हो गया, मैं कुछ और खरीद नहीं रहा, राइट? डिस्काउंट कूपन्स टू अवेल ऑन सिमिलर प्रोडक्ट्स, राइट? जिससे मैं सोचूंगा कि अच्छा अब ये भी खरीदना पड़ेगा यार, ठीक है, राइट? नॉट ऑन द सेम प्रोडक्ट कि ये खरीदोगे तो इसके साथ ये चीज मिलेगी इतने डिस्काउंट पे या इतने ऑफर पे, राइट? तो इस तरीके के चीजें हम कर सकते हैं। उसी चीज पे डिस्काउंट देंगे तो फिर तो वो ज्यादा थोड़ी खरीदेगा, फिर तो टिकट साइज और कम हो जाएगा, राइट? तो तुम्हें किसी और प्रोडक्ट पे कूपन देने हैं ताकि वो कुछ और भी साथ में लेके जाए। फिर तीसरा आ गया मेरे पास कैटेगरी
इसमें मेरे पास किस तरीके के लोग हैं, who are high on monetary terms but low on visit frequency, रेगुलर नहीं आते, मैरिड ग्रोसरीज खरीदते। अब इनके साथ क्या किया जाए, इनकी क्या कहानी? सर इनको होम डिलीवरी कर सकते हैं प्रोडक्ट। सॉरी, ये रेगुलर विजिटर्स थे, इनको फ्रीक्वेंट विजिटर कैंपेन नहीं चलाना, इनको क्रॉस सेल कैंपेन चलाना। इनको ये फ्रीक्वेंट विजिट नहीं करते, तो इन पे क्या कैंपेन चलाएंगे हम, फ्रीक्वेंट विजिट कैंपेन चलाएंगे, राइट? हाउ कैन आई मेक देम फ्रीक्वेंट विजिटर्स? सर इनको होम डिलीवरी भी तो ऑफर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की, फ्री होम डिलीवरी, कुछ ऐसा टाइप This का। can be one because they don't visit regularly, so if we start sending things at their own place, maybe उनका एंगेजमेंट बढ़ जाए हमारे पास, राइट? तो होम डिलीवरीज कैन बी वन थिंग, ठीक है। और बताओ जल्दी। सर बाकी तो जो डिस्काउंट्स हम इनको दे रहे हैं जो रेगुलर विजिटर्स हैं, तो वो सेम इनको भी दे सकते हैं। ये तो ऑलरेडी स्पेंड करते हैं, आते नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है। डिस्काउंट तो दो कि बंदा पैसे खर्चने को तैयार नहीं है, तब है कि अच्छा सस्ता ले लो, तब है। ये तो पहले ही मुझे बल्क में पैसे दे रहे हैं, तो इनको मैं सस्ता देके और क्या कर लूंगा, बार बार थोड़ी आ जाएंगे। स्पेंड करने को तैयार है, आने को तैयार नहीं है। पेट्रोल के कूपन दे सकते हैं। जो प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए इनको इनविटेशन दे सकते हैं। पेट्रोल के चक्कर में नहीं आते हो। सर वो तो होम डिलीवरी करा ही नहीं फिर हम, उसके लिए तो होम डिलीवरी करा दी है। और कैसे किसी का विजिट फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हो बताओ? तुम बोलो कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, बट मुझे बुलाना मुश्किल है, मैं तो कैसे एंगेज करोगे किसी बंदे को? उस बंदे से इंटरेक्शन स्टार्ट करो। तुम्हारी दुकानदार बन जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे सोचो कि लोग कहें हमारे पास पैसे हैं बट आ नहीं रहे। अब कैसे, तुम क्या चाहोगे? और उनका ये अभी के लिए हमें ये 3 चीजें पता है उनकी, ठीक है? तो बताओ क्या करो? कोई ऑफर ऐड कर देंगे, जैसे मान लो 2,500 की शॉपिंग की है तो 2 किलो चीनी फ्री, 5,000 की है तो 10 किलो आटा फ्री। देखो उससे तो दिक्कत ही नहीं है ना उन्हें, वो जब फ्री भी वाला आते तो हैं चक्कर ही नहीं है ना इनका। हाँ मतलब पैसा तो दे के जा ही गए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि 2 किलो चीनी दे दोगे तो वो रोज आना शुरू कर देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। सर इनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी फिर तभी आएंगे। ऐसे कोई वही तो मैं बोल specific रहा हूँ कि बिजनेस के टर्म्स में कैसे एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं ऐसे लोगों का। कोई स्पेसिफिक डेज पे ऑफर दे शादी सकते हैं। करने से अच्छा हाँ स्पेसिफिक डेज पे ऑफर दे सकते हैं, वेडनेसडे, फ्राइडे या कोई ऐसा। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर कोई स्पेसिफिक डेज पे इनको ऑफर दे सकते हैं कि जैसे अगर कोई स्पेसिफिक सैटरडे संडे किसी डेज पे उससे स्पेसिफिक क्या होगा? ऑफर, एटलीस्ट ये उन डेज पे तो आएंगे। Maybe can be a good example. Off days पे स्टोर विजिट पे डिस्काउंट्स ऑफर्स, राइट? इवेंट प्लान करके कर सकते हो सर। ठीक है, ऑफ डे जब होंगे उन दिनों पे तुम प्लानिंग कर सकते हो कि इनको तब बुलाया जाए। विजिट लेस वंस इन अ व्हाइल आते हैं, बट जिन दिनों में छुट्टी है या ये है उन दिनों में इनको ऑफर भेजा जाए, तो मे बी देयर फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज, राइट? मे बी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम ये ना आते हो, या इनको लगता हो कि सामान एक ही बार ले लिया तो बहुत है, ठीक है? तो इनको ऐसे ऑफर दिए जाए जो इनके ट्रेडिशनल जो चीजें खरीदते हैं उससे अलग हैं, राइट? ग्रोसरी का तुमने 1 महीने का राशन ले लिया, अब मैं बोलूंगा 4 दिन बाद की ऑफर चल रहा है ये लेने आ जाओ, तो मेरे पास तो सामान पड़ा है, मैं क्यों जाऊंगा, राइट? तो मुझे ऐसा कुछ बेचना पड़ेगा कि ये
लेने आए उन दिनों में, राइट। मैंने दिन चूज कर लिए, बट सामान भी तो चूज करना पड़ेगा क्या बेचूं। वो बोल रहा है कि मेरे पास तो है, तो मैं क्यों जाऊंगा लेने दोबारा वो चीज, ठीक है। तो हमें किन प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स उनको बेचे जा सकते हैं वो समझने होंगे, ठीक है। व्हाट आर अदर प्रोडक्ट्स दैट दे कैन बाय फ्रॉम अस, उनका ऑफर हम उनको ऑफ डेज पे दें, ठीक है। ये तो खरीद ही रहे हैं वो आके जब उन्होंने खरीदना बल्क में, बट और क्या चीजें हो सकती हैं तो वो हम उनको इन दिनों में दे जिन दिनों में वो उन चीजों पे फोकस करें। फिर तो इस तरीके की कोई कहानी हम इनके लिए चूज करें। और इन लोगों के साथ क्या करेंगे, सर इनका तो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बताओ हमें क्या फायदा होगा यहाँ से। सर ये इनको जो हम इन पे पैसे बचा सकते हैं, मतलब इनको ऑफर्स वगैरह कुछ ना बेच के, और जो कैंपेनिंग पे जो भी every cost is a campaign, every email or an SMS is a campaign, is a cost to us, right। हमने बंदा रखा है, वो फोन कर रहा है, राइट, देयर इज अ सैलरी, देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो हर एक ईमेल एक कॉस्ट है कंपनी के लिए, इट्स अ कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। हर कैंपेन ऑफर भेजना इज अ कॉस्ट, ठीक है। उसकी कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, मे बी 2 रुपीज, मे बी 20 रुपीज, मे बी 2000 रुपीज, राइट, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोगों को ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू या कॉल के थ्रू करते हैं, हर कॉल में हमारा 2 रुपए स्पेंड होता है फॉर एग्जांपल। तो मैं इन 100 लोगों को, मुझे पता है ये लोग तो आएंगे नहीं, मैं अपना बजट में ये 100 लोगों को का पैसा पहले ही बचा लूंगा, राइट, ठीक है। तो अगर 2-2 रुपए लगते हैं हर कॉल का, तो मैं इन 100 लोगों को करूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो कुछ आना नहीं है, तो इनको कॉल करके तो सिर्फ कॉस्ट ही लग रही है, पैसा तो आना नहीं है, ठीक है। तो आई सेव्ड कैंपेन अमाउंट पहले ही, मैंने पहले 100 रुपए थे, मैंने बोला ये 1000 कस्टमर है, हमने बोला हमें 2000 रुपए चाहिए होंगे हर कस्टमर को बुलाने के लिए, ठीक है। अब मैंने पहले ही क्या कर लिया, 200 रुपए सेव कर लिए, कैंपेन की कॉस्ट अब कितनी रह गई, 800 1800, ठीक है, 200 रुपए का मैंने अज्यूम करा था, ठीक है। तो 1800 अब तुम्हारी कैंपेन की कॉस्ट रहेगी, जो पहले 2000 होने वाली थी। ऐसे रियल वर्ल्ड में वो 20 मिलियन से 18 मिलियन हो सकती है, राइट। तो यू सेव्ड अराउंड 10% ऑफ द कैंपेन कॉस्ट, इन लोगों को ऑफर ना भेज के, इनको समझ के कि ये लोग वैसे नहीं है, इनको भेज के कोई मतलब नहीं होगा, दे डोंट stay nearby or they don't visit that often, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉस्ट सेविंग हो गया, राइट, क्लियर। तो दिस इज व्हाट क्लस्टरिंग इज। अब ये क्लस्टर बनेंगे कैसे, ये 500 ये 200 एक जैसे बन गए, 100 लोग एक जैसे इकट्ठे हो गए, तो दीज ऑल आर होमोजेनियस क्लस्टर, दिस विल बी क्लस्टर 1, राइट। ये हमारा एक क्लस्टर है, ये 200 एक तरह के लोग हैं, राइट, दे आर होमोजेनियस विद इन देमसेल्फ। ये 200 एक तरह के, ये 200 इन 500 से बहुत अलग है, राइट, ये 500 इन 100 से बहुत अलग है, इन 100 से अलग है, ये 200 इनसे अलग है, राइट। हर क्लस्टर के अंदर जो लोग हैं दे आर सिमिलर टू ईच अदर, बट क्लस्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। हर क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से डिफरेंट है, इसलिए वो क्लस्टर बना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंट्स को क्लस्टर मान लो, राइट, एशिया इज डिफरेंट फ्रॉम एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट। It is different from Europe, it is different from Antarctica, and it is different from America, right। तो हर कॉन्टिनेंट की अलग एट्रीब्यूट्स हैं, इसीलिए वो दूर दूर हैं, बट विद इन कॉन्टिनेंट, विद इन कंट्रीज, पीपल आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, राइट। तो वो एक एग्जांपल किसकी है, वर्ल्ड इज एन एग्जांपल, वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग, राइट। यू हैव क्लस्टर्ड सिमिलर पीपल, सिमिलर ज्योग्राफीज इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स, राइट, दिस इज व्हाट क्लस्टरिंग इज, ठीक है। तो ऐसा कस्टमर बेस ढूंढना, एक दिस इज वन सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप, दिस इज अनदर सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप,
हर क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से डिफरेंट होना चाहिए, राइट? पीपल इन इंडिया शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम people in Australia, right? That's why we fall in two different countries, right? But within a country we have a very similar attributes. We are very similar in language, we are very similar in the things we eat, the things we speak, right? The way we look, right? Everything is very similar within a population, but it is different from the another cluster, another country, right? So this is what clustering is. अब हमारा ऑब्जेक्टिव है पूरी पॉपुलेशन को तोड़ के ऐसे क्लस्टर्स बनाना. This is what clustering is. यहाँ पे कोई मॉडल नहीं बन रहा. We just want to create homogeneous clusters जहाँ से हम अपना हर मॉडल से भी क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं ना. यहाँ पे सिर्फ तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो रही है. इनको रिटेन करके रखो, इनको क्रॉस सेल करो, इनको फ्रीक्वेंट विजिटर्स में डालो, इनको ऑफर ना भेजो. तो वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम. अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर saving the cost and we are optimizing the revenues. तो यही हर मॉडल का भी ऑब्जेक्टिव है. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लस्टरिंग करके भी हम यही अचीव करना चाह रहे हैं. यहाँ पे कोई डिफाइंड बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है. अभी तक हमारे पास डिफाइंड बिजनेस प्रॉब्लम्स थी कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा ये एस्टिमेट करना, राइट? Who will be a loan defaulter, उसकी probability predict. तो there is a defined problem already, but over here there is no defined problem, right? हमने समझा और देखा ये पता चल रहा है और ये हम कर सकते हैं, right? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है. ठीक है, तो अब यही चीजें हमें ऐसे क्लस्टर्स बनाने हैं पॉपुलेशन में. 5-7 मिनट रुको जरा, ठीक है? मैं आता हूँ. This conference will now be recorded. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक करना क्या है? अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे. अब क्लस्टरिंग करने के लिए मेरे पास दो एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है? दो टेक्निक्स हैं. एक है के मींस क्लस्टरिंग और एक और टेक्निक है विच इज कॉल्ड हायरार्किकल क्लस्टरिंग. ठीक है, के मींस क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ये दो टेक्निक्स है. हायरार्किकल क्लस्टरिंग बड़े डेटा पे चलता नहीं है क्योंकि इसका एल्गोरिदम है इस तरीके का कि वो एक बड़े डेटा पे फिट नहीं होता. रियल वर्ल्ड में हम के मींस क्लस्टरिंग ही यूज करते हैं. मींस का मतलब होता है एवरेज, के का मतलब होता है कितने क्लस्टर बनाने हैं यूजिंग एवरेज का फंडा. ठीक है, तो वी यूज के मींस क्लस्टरिंग. अब इसकी थ्योरीज हैं, लीनियर की भी थी, लॉजिस्टिक भी थी. उसके लिए भी नीड सम ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड चाहिए जहां पे हम वो सारी चीजें करके देख सकते हैं. सो वंस लॉकडाउन विल बी ओवर तो हम थ्योरी वाली 2-3 क्लासेस करेंगे जिसमें कुछ थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, राइट? अभी के लिए वी कैन डू मोर प्रैक्टिकली क्योंकि ऐसे समझाना मुश्किल है. इट रिक्वायर समथिंग बोर्ड और समथिंग जिससे मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा पाऊँ. ठीक है, तो अभी हम बिहाइंड द सीन एल्गोरिदम कैसे चलता है ये नहीं देख रहे, राइट? लीनियर रिग्रेशन में भी लीनियर रिग्रेशन इंटरनली कैसे चला वो नहीं हमने देखा. हमने सिंपल पाइथन के थ्रू लीनियर रिग्रेशन कहाँ लगाना है और कौन सी प्रॉब्लम उससे सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या प्रोजेक्ट बन सकता है वो हमने देखा. वैसे लॉजिस्टिक वैसे ही क्लस्टरिंग का हम देख रहे हैं, राइट? बट इसकी अंडरलाइन थ्योरी वी विल कवर, वी विल डू सम क्लासेस ऑन दिस लॉकडाउन विल बी ओवर. ठीक है, तो अब आता है कि हम यूज करेंगे के मींस क्लस्टरिंग. के मींस क्लस्टरिंग जो है, अब यहाँ पे के स्टैंड्स फॉर क्लस्टर कितने बनाने हैं, राइट? ये भी एक कहानी होगी. जैसे यहाँ है, यहाँ 4 क्लस्टर बन गए, राइट? हमने 4 क्लस्टर बनाए यहाँ पे. तो एक्चुअली में क्लस्टर कितने बनाए जाएं या डेटा के अंदर कितने क्लस्टर बन रहे हैं ये भी एक क्वेश्चन है, राइट? ये जानना. यहाँ पे के स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी क्लस्टर्स टू मेक, या कितने क्लस्टर्स बनाने चाहिए वो के बताता है. और मींस मतलब एवरेज. ये जो के मींस क्लस्टरिंग है ये एवरेज डिस्टेंस, मेरा डिस्टेंस तुम्हारे डिस्टेंस से कितनी दूर, मतलब मैं कितनी दूर खड़ा हूँ, मतलब मेरा डेटा तुम्हारे डेटा से कितना सिमिलर है, इस तरीके से बनता है, राइट? इफ आई एम वेरी सिमिलर टू यू, हम दोनों एक ही क्लस्टर में होंगे, राइट? मेरा डिस्टेंस ऑस्ट्रेलिया में बैठे किसी बंदे से बहुत दूर होगा, राइट? तो डिस्टेंस इज वेरी फार, राइट? तो दैट मीन्स वो दोनों सेम क्लस्टर में नहीं आएंगे, वो किसी और क्लस्टर में होंगे, राइट?
तो उनका डेटा डिसिमिलर होगा, इसलिए वो अलग अलग क्लस्टर्स में जा रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे से दूर है, राइट। दूर और पास का यहाँ पे इमेजिनेशन जो है वो है हाउ सिमिलर आवर डेटा इज। इफ आवर डेटा इज वेरी सिमिलर, माय डिस्टेंस इज लेस देन इज वेरी नियर टू यू। और अगर मेरा डेटा तुम्हारे से बहुत अलग है तो हम एक क्लस्टर में नहीं आ सकते, दैट मीन्स वी आर फार डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज the aim of this problem is to segment clients of wholesale distributor based upon their annual spendings on diverse प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक मिल्क, ग्रोसरी, रीजन, ये सारी चीजें दे रखी है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल ये होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है से रिलायंस फ्रेश। रिलायंस फ्रेश के जो कस्टमर्स हैं उनको हमने सेगमेंट करना है, जैसे ये वाला एग्जांपल था, राइट। सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे हमें कस्टमर्स को अलग अलग तोड़ना है, उनके कुछ डेटा दे रखे हैं कि वो एनुअली एक साल में कितना स्पेंड करते हैं मिल्क पे, ग्रोसरी पे, कौन से शहर में रहते हैं, उस हिसाब से ऑनलाइन परचेज करते हैं या ऑफलाइन परचेज करते हैं, इस तरीके का उसको डेटा दे रखा होगा। उस हिसाब से बताना है कि कौन से लोग एक क्लस्टर में जाएंगे, कौन से लोग अलग अलग क्लस्टर में जाएंगे, हर क्लस्टर से हमें क्या स्टोरी पता चली, हर क्लस्टर की क्या प्रोफाइल है, ये ढूंढना और उसमें से क्या इंसाइट्स मिलेंगी वो देखना। सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ये ध्यान से समझना। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा पड़ा है, होलसेल कस्टमर्स डेटा, उसको मैंने लोड कर लिया। कस्ट डेटा के नाम से एक टेबल बन गया होगा, ये बन गया 440 कस्टमर्स और 8 फीचर्स हैं उसके। लेट्स सी 440 कस्टमर्स और 8 फीचर। यहाँ पे क्या है, चैनल एक है, इसको अगर सॉर्ट करूं 1 या 2, दो ही चैनल है, तो एक को ज्यूम कर लो ऑनलाइन, एक को ज्यूम कर लो ऑफलाइन। यहाँ पे मैं सारे नोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चैनल 1 का मतलब है ऑनलाइन, 2 का मतलब समझ लो ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन मतलब दुकान पे जाके सामान खरीदा, ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन मतलब घर पे, घर डिलीवरी वाला हो, ठीक है। रीजन 1 से 3, 1 2 3 3 रीजन है इसमें, ठीक है। 1 अज्यूम कर लो वन हमारा से दिल्ली, 2 इज गुड़गांव, 3 इज नोएडा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, चले आगे। हाँ सर। ठीक है, तो 440 कस्टमर्स का डेटा है, इनको हमने सेगमेंट करना है अलग अलग टुकड़ों में, ठीक है। किस किस के बेसिस पे, कौन से चैनल के थ्रू लोग परचेज करते हैं, कौन से रीजन में रहते हैं, फ्रेश फूड पे कितना स्पेंड किया एक साल में उन्होंने, मिल्क पे कितना स्पेंड किया है, ग्रोसरी पे कितना स्पेंड किया है, फ्रोजन आइटम्स पे कितना स्पेंड किया है, डिटर्जेंट्स पे कितना स्पेंड किया है, और डेलिकेसी इसका मतलब दिस इज रेडी टू ईट, राइट। रेडी टू ईट वाली जो आइटम्स होती हैं, ठीक है, दैट इज डेलिकेसी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए वी नीड टू क्लस्टर आर कस्टमर। फॉर एग्जांपल ये पहला कस्टमर का डेटा इस कस्टमर के डेटा के साथ सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों एक क्लस्टर में चले जाएंगे फॉर एग्जांपल। इस तरीके से वो अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग क्लस्टर्स में डालेगा। अब उससे पहले मुझे डेटा समझना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज लोग कितना स्पेंड करते हैं मिल्क पे, फ्रेश फूड पे, ये सारे स्टैट्स, कौन से रीजन में ज्यादा लोग हैं, कौन से रीजन में कम है, तो ये सारी कहानी देखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, कस्ट डेटा डॉट डिस्क्राइब कर दिया, तो डेटा को डिस्क्राइब करके हम देख लेते हैं। एक डेटा फ्रेम बना दिया एक्स के नाम से, ठीक है। चैनल और रीजन तो फ्रीक्वेंसी वाले वेरिएबल है, तो इनका तो एवरेज देखने का कोई मतलब नहीं है। ये देखो फ्रेश फूड, मीडियन वैल्यूज देख सकते हो, 50% इज मीडियन वैल्यू। एवरेज बायस हो सकता है, किसी ने बहुत बड़ा ऑर्डर कर दिया तो एवरेज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑन एन एवरेज लोग उतना स्पेंड कर रहे हैं। तो 50% इज मीडियन, तो 50% वैल्यू पे
फ्रेश फूड पे एक साल में ऑन एन एवरेज बंदे 8500 स्पेंड करते हैं, मिल्क पे 3600, ग्रोसरी पे 4700, फ्रोजन पे समथिंग अराउंड 1500, 816 एंड डेलिकेसी पे 960 के आसपास, राइट। दिस इज एन एवरेज स्पेंड पर कस्टमर इन एन ईयर, राइट। ये हमें पता चल रहा है, ठीक है, ओके। और हम क्या देख सकते हैं, ये तो इनका देख लिया, और जो फिर वो है कस्ट डेटा के अंदर कौन सा वेरिएबल, रीजन और चैनल, ठीक है। रीजन कैसा है वो देख लेते हैं। रीजन ये कैटेगरी वाले वेरिएबल हैं, तो इनको इनकी फ्रीक्वेंसी ही देखी जा सकती है, और तो कुछ नहीं कर सकते। वैल्यू काउंट्स चलाया तो कौन से रीजन से कितने लोग हैं ये हमने देख लेते हैं एक बार। देखो रीजन 1 से 77, 2 से 47, 3 से 316। तो 3 कौन सा था, नोएडा, राइट। सबसे ज्यादा लोग मेरे पास नोएडा से हैं, और सबसे कम मेरे पास है 2 से, 2 इज माय गुड़गांव, ठीक है। ये मेरा डेटा है। वैसा ही चैनल पे भी करके देख लेते हैं, यही सेम चीज। कौन से चैनल से लोग कितना करते हैं, तो 298 चैनल 1 से कर रहे हैं, और 142, 300, 150 इस तरीके की रेशियो है। तो ऑनलाइन वाले बहुत सारे लोग हैं, ऑनलाइन वाले ऑलमोस्ट डबल हैं ऑफलाइन से, ठीक है। ये हमें यहाँ से ट्रेंड पता चला। मिसिंग वैल्यूज देख लेते हैं, डेटा में कुछ हैं। मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, ऑल कॉलम्स आर 440 नॉन नल वैल्यूज, ठीक है। एक सेकंड, क्लियर। तो यहां तक हमारा डेटा बन गया। अब हमने आगे क्या देखा, के मींस क्लस्टरिंग जो है वो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है, ठीक है। तो बट अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए क्लस्टरिंग चलाना है। जब भी हमें क्लस्टरिंग करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, हमें वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज करना है, स्केल करना है। स्केल का मतलब क्या, हर वेरिएबल को यूनिटलेस बनाना है, ठीक है। यूनिटलेस बनाने का मतलब है कि सेम मैग्नीट्यूड पे आ जाए सारे वेरिएबल, कंपेरेबल बन जाए। अभी क्या इशू है, अभी अगर हम इस डेटा को देखें, जो चैनल है ये क्या है, इसमें 2 ही वैल्यूज है 1 2, उनका मतलब कुछ और है। रीजन में 3 वैल्यूज है 1 2 3, उनका मतलब कुछ और है। फ्रेश फूड एक, ये रुपीज है, राइट, ये क्वांटिटी है, ये रुपीज है, ठीक है, कि इतना अमाउंट स्पेंड किया। वैसे ही यहाँ पे एक और वेरिएबल होता है, वो क्वांटिटी बताता है कि इतने किलो खरीदा, इतने ग्राम खरीदा, इतने किलो खरीदा, राइट। तो वो अलग हो जाता है। तो मतलब कोई वेरिएबल किलोग्राम में है, कोई रुपीज है, कोई सिंपल नंबर वाले वेरिएबल हैं, राइट। तो हर वेरिएबल अलग स्केल पे है। कोई दो चीजें कंपेयर कैसे हो सकती हैं, डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है, अगर दोनों चीजें कंपेरेबल है, राइट। हाइट, इसकी बंदे की हाइट इस बंदे की हाइट से कितनी कम है, राइट। तो दोनों चीजें हाइट होनी चाहिए, देन ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। बट डेटा को ये थोड़ी दिखता है कि इसकी यूनिट क्या है। डेटा के लिए यहाँ पे अगर फ्रेश फूड, ये जो है, ये समझ लो, ये जो चैनल लिखा है ना, ये समझ लो एक सेकंड के लिए ये क्वांटिटी है किलोग्राम में। किसी ने 1 किलो खरीदा, किसी ने 2 किलो कोई आइटम खरीदी, और ये है रुपीज, इमेजिन, ठीक है। इसने 3 रुपीज, किसी ने 1 रुपी, किसी ने 2 रुपी, ऐसे, ठीक है। तो ये हमें पता है कॉलम का नाम देके कि ये रुपी है और ये क्वांटिटी है, ये केजी है और ये रुपीज है। मशीन को क्या दिख रहा है बताओ,
मशीन को यूनिट दिख रहे हैं उसके, सब मशीन को तो बाइनरी समझ आ रही होगी 0 1। राइट? मशीन को सिर्फ नंबर ही दिख रहे हैं, उसके लिए ये 1 और ये 1 सेम है, राइट? बट ये 1 किलो है, ये 1 रुपी है, दोनों फर्क है, राइट? मशीन को नहीं पर ये समझ आ रहा है, उसके लिए दोनों कॉलम सेम है। 1 1 का मतलब इसमें भी वही वैल्यूज पड़ी हैं, इसमें भी वही वैल्यूज पड़ी हैं, राइट? तो अगर मैं इसमें सब में 1 डाल दूं, रीजन में भी 1 डाल दूं, तो ये बोलेगा डुप्लीकेट कॉलम है ये, राइट? बट वो 1 किलो है, वो 1 रुपी है, दोनों अलग बातें हैं। बट मशीन को नहीं ये पता, तो मशीन को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये यूनिट्स हटाने पड़ेंगे, रुपीज, केजी, जो भी है, ये सारी चीजों को हमें नॉर्मलाइज करके यूनिट लेस बनाना पड़ेगा। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ उन्हें कि वो यूनिट्स खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना या स्केल करना, ठीक है? स्केल का मतलब होता है कॉलम को ऐसे बना दो कि उसका मीन 0 बन जाए, एवरेज 0 के आसपास हो जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के आसपास बन जाए। ये स्टैंडर्डाइज का फंडा है। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए अब हमारे पास पाइथन में क्या है, sklearn के अंदर प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी के अंदर स्टैंडर्ड स्केलर एक फंक्शन है, स्टैंडर्डाइज कर दो, स्केल कर दो, ठीक है? स्टैंडर्ड स्केलर कॉल किया, स्केलर से फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन कॉल करके किस पे लगा दो, वही डेटा पे, कस्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दो, स्केल कर दो और नया डेटा बना दो स्केल डेटा। क्लस्टरिंग हमेशा स्केल्ड डेटा पे होगी, ना कि ओरिजिनल डेटा पे, राइट? तो वेरिएबल्स को रीशेप करना पड़ेगा, ठीक है? तो बन गया स्केल डेटा। अब देखो, ये देख रहे हो नंबर कैसे बन गए, ये प्राइस, ये रीजन था, ये चैनल था, ये था, तो इनके हेडर तो चलो बाद में आ जाएंगे, बट ये नंबर देख रहे हो सारे 0 1 के आसपास आ गए, छोटे छोटे नंबर बन गए, ये सारे रुपीस थे, इतने थाउजेंड्स में थे, अब सारे रीस्केल्ड हो गए, राइट? क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज, ठीक है? तो जब हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया डेटा, तब हम क्या करेंगे, अब हम मॉडल चला सकते हैं, अब हम एल्गोरिदम चला सकते हैं, स्टैंडर्डाइज डेटा पे एल्गोरिदम चल सकता है। तो अब एल्गोरिदम चलाने के लिए हम क्या इंपोर्ट करते हैं, sklearn। पिछली बार हम क्या करते थे, sklearn का लीनियर मॉडल के अंदर लीनियर रिग्रेशन, sklearn.linear मॉडल के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाउ sklearn.cluster के अंदर k मींस क्लस्टर हमें चलाना है, ठीक है? जो चीज चलानी है वो इंपोर्ट हुई, ठीक है? अब क्लस्टर कितने बनाने हैं ये भी चैलेंज है, राइट? या तो मशीन बता दे मुझे कि डेटा में इतने 5 क्लस्टर बन सकते हैं, 5 तरह के ग्रुप्स हैं, या मेरे दिमाग में भी हो सकता है कोई आइडिया कि हमें 3-4 ग्रुप ही बनाने हैं, बस मशीन बता दे कि 18 अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि हमें हाई स्पेंडर्स, लो स्पेंडर्स और फ्रीक्वेंट विजिटर्स, इस तरीके के तीन ग्रुप ही बनाने हैं, राइट? तो मेरी नजर में भी हो सकती है वो चीज, और मशीन का भी हो सकता है कि वो अपना नंबर बता दे, बट उसका नंबर और मेरा नंबर बहुत ही अलग हो सकता है, राइट? मैं सोच रहा था 3 तरह के ग्रुप बन जाए इसमें, ठीक है? बट वो बोल रहा है 15 ग्रुप्स बन रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है? तो अब उस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म आती है एल्बो कर्व, ठीक है? एल्बो कर्व का मतलब क्या होता है, एक एल्बो कर्व एक ऐसा, एल्बो जैसे हमारी एल्बो है, ऐसा एक कर्व बनाता है जो हमें बताता है कि कितने क्लस्टर बनाने चाहिए हमें, ठीक है? मशीन तुम्हें बताएगी कि कितने क्लस्टर बनाने के बाद क्लस्टर बनाने का फायदा नहीं होगा, राइट? मतलब तुमने 4 क्लस्टर बना लिए, फॉर एग्जांपल 4 क्लस्टर बना के तुमने 90% दुनिया के लोग कवर कर लिए, फिर जब 5 बनाए तो 91 हो गया, 6 बनाए तो 92 हुआ, तो एक एक क्लस्टर 1% नई इंफॉर्मेशन ला रहा है, राइट? तो हमें कितने ऑप्टिमल क्लस्टर्स बनाने चाहिए ये एल्बो कर्व कर देता है। तो एल्बो कर्व के लिए ये एक स्टैंडर्ड कोड लिखा हुआ है हमने, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है? तो एल्बो कर्व क्या है कि एक, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, रेंज दे दी 1 से लेके 10, एक बना के देखो कि कितनी वेरिएशन कवर कर लेते हो, कितनी दुनिया कवर कर लेते हो एक क्लस्टर में, फिर 2 बना के देखो, फिर 3 बना के देखो, फिर 4 बना के देखो। इस तरीके से मैंने उसको बोल दिया 1 से लेके 10 तक के क्लस्टर्स बनाना, हर बार के मींस चलाना, ठीक है? क्लस्टर्स बनाते जाना। और एक चीज होती है इनर्शिया, वो मैं अभी बताता हूँ।
तो ये एक बार कोड चला देते हैं। ये 5-7 मिनट लेगा ये कोड, और तुम्हारे पास एक एल्बो बन के आएगा, उसको हम समझते हैं। ये टाइम लेगा कोड, इसको चलने देगा। तो बेसिकली एल्बो कर्व है क्या? एल्बो कर्व एक ऐसा कर्व है जो बताता है कि कितनी वेरिएशन मेरे क्लस्टर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। वेरिएशन का मतलब कितने परसेंट ट्रेंड मैं पकड़ पा रहा हूँ, राइट? कितना जैसे अब दुनिया में लोग अंटार्कटिका में भी रहते होंगे, वो में भी एक क्लस्टर ना बन पाए, राइट? तो वो क्योंकि बहुत ही अलग है, और वैसे लोग मतलब वो बाकी क्लस्टर से बहुत दूर है, और उसमें क्वांटिटी भी बहुत कम है, राइट? तो भी हम उसका में भी एक क्लस्टर बनाना ही ना चाहें, राइट? हम उसको बोल लो कि वो क्लस्टर भी किसी और के साथ ही मर्ज हो जाए, किसी और के बीच में चले जाए, क्योंकि छोटा सा एक क्लस्टर बनेगा, उससे अच्छा है कि वो किसी और के साथ ही मर्ज हो जाए, ठीक है? तो उसमें वेरिएशन कम हो जाएगा क्योंकि हमने पूरा एग्जैक्ट नहीं करा, बट तुमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है? तो कितने ऑप्टिमल क्लस्टर बनाने चाहिए? देखो पैटर्न तो कैसे भी टूट सकते हैं। मैं बोलूं, मैं और ये बंदा बहुत सिमिलर है, हमारे सारे फीचर सिमिलर हैं, ठीक है? वेल, तो फिर भी मैं किसी ना किसी तरीके से उसको तोड़ दूंगा कि मेरे और तुम्हारे आ, आ, मेरा और तुम्हारा सरनेम अलग है जी, मैंने तोड़ दिया सरनेम के बेस पे, राइट? कुछ भी कुछ ना कुछ तो ढूंढ मिल ही सकता है हमें, जिसके बेस पे हम एक और क्लस्टर बना देंगे कि तू और मैं अलग हो गए। हम पहले हम सेम थे, बट हमने कुछ ना कुछ ऐसा रीजन ढूंढ लिया जिससे हम एक क्लस्टर से बाहर निकल के दूसरे क्लस्टर में जा सकते हैं, ठीक है? तो वैसे हमें ढूंढना है कि कितने ऑप्टिमल क्लस्टर्स हम बना पाए जिससे हम मेजोरिटी ऑफ हमें बहुत ज्यादा क्लस्टर भी नहीं बनाने होते, हमें 5, 6, 7, 8, 10 क्लस्टर ज्यादा से ज्यादा इतने ही बनाने हैं, ठीक है? क्योंकि हर क्लस्टर, नहीं तो इतने क्लस्टर बन जाएंगे कि वो ओवरलैप करने शुरू हो जाएंगे, राइट? ये जो पहले क्लस्टर में प्रॉपर्टीज दिख रही हैं वो पांचवें में भी दिख रही है, ये भी फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं, ये भी फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं, तो ओवरलैप हो जाएगा, राइट? तो कितने ऑप्टिमल क्लस्टर्स बनाए कि पॉपुलेशन भी कवर हो जाए और वैसी ओवरलैपिंग कहानियां भी ना आए, क्लियर? तो ये अभी चल रहा है, इसको चलने दो 2 मिनट, फिर देखते हैं उसको। ये इतना टाइम क्यों ले रहा? क्योंकि ये लूप 10 बार चल रहा है, के मीन्स 10 बार चला रहा है। पहले एक क्लस्टर बनाओ, फिर 2 क्लस्टर बनाओ, 2 क्लस्टर में देखो कौन से लोग एक क्लस्टर में आए, कौन से दूसरे में आए, फिर उन्हीं को 3 क्लस्टर्स में तोड़ दो, फिर देखो कौन से लोग आए। तो इस तरीके से तो 10 बार आइटरेशन करके अलग अलग क्लस्टर्स बना रहा है मुझे, हर आइटरेशन पे उतने क्लस्टर्स बना रहा है, ठीक है?
तो ये देख रहे हो, ये बन गया एक ग्राफ, दिख रहा है? साहिल सर ये तो बाकियों का भी ग्राफ बनना चाहिए ना, लाइक 4-5 बनने चाहिए सारे क्लस्टर्स का अलग अलग, हाँ, सारे क्लस्टर्स का अलग अलग ग्राफ बनना चाहिए ना। सारे क्लस्टर्स का ग्राफ थोड़ी हम बना रहे हैं, हम एल्बो कर्व बना रहे हैं कि कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए। तो इंटरनली वो पहले एक क्लस्टर बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए, ऐसे करके उसने 10 बार आइटरेशन चलाई और देखा हर क्लस्टर में मुझे कितना इनर्शिया मिला। इनर्शिया मतलब वेरिएशन कितनी मिली, राइट? ये देखो, एक्स एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है, इनर्शिया, ठीक है। रेंज 1 से 9 का मतलब 9 क्लस्टर बनेंगे, राइट? ठीक है, 10th इंक्लूड नहीं होगा, तो 9 क्लस्टर बने। तो पहला इनर्शिया मतलब कितनी वेरिएशन, पहला क्लस्टर बनाया जब उसने, ठीक है, तो उसके पास टोटल वेरिएशन थी से 3500 की, ठीक है। फिर जैसे 2 क्लस्टर्स बन गए तो वेरिएशन, कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन करी 2 क्लस्टर्स ने, कितना गैप है इन दोनों के बीच में, 1000 का, ठीक है। तो 1000 पॉइंट्स वो और कवर करके ले आया। फिर अब 300, फिर उसके बाद फिर उसने 500 पॉइंट्स और कवर करे, 3 क्लस्टर बनाए। तो मतलब पहले उसे 3500 चीजें पता थी, 2 क्लस्टर बनाने पे उसको 3500 प्लस 2500, 6000 चीजें पता चल गई। फिर उसको 6000 प्लस 500 और 6500 चीजें पता चल गई। फिर उसने 4 बनाए तो थोड़ी सी और चीजें ऐड होगी। फिर एक टाइम पे चीजें ऐड होना बंद होगी, देख रहे हो? ये 9th क्लस्टर कहाँ है, कोई 1200 के आसपास, राइट? और ये 5th क्लस्टर है तुम्हारा कोई 1700 1600 के आसपास, राइट? तो 5 क्लस्टर ने, 4 क्लस्टर ने सिर्फ 500 पॉइंट की इंफॉर्मेशन जनरेट करी है, राइट? जबकि पहले 4 क्लस्टर्स ने कितनी इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली थी, 3500 2500। तो ऑलमोस्ट दे कवर्ड, मतलब इनका पहले इनका इनर्शिया ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम होता गया। हाँ, इनर्शिया कम होता गया, एक पॉइंट के बाद फ्लैट होनी हो चीजें शुरू होगी, राइट? बहुत ही कम बढ़ रहा है। पहले देखो यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, तो यहाँ के बाद देखो 5 के बाद लाइन थोड़ी सी फ्लैट होनी शुरू हो गई, राइट? दिस इज एल्बो, ऐसा ही होता है एल्बो, दिस इज कॉल्ड एल्बो कर्व। तो जहां पे फ्लैट होनी शुरू हो जाती है, दैट मीन्स उसके बाद क्लस्टर ऐड करने में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, राइट? 5 की जगह हम 6 क्लस्टर बना दें तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, हमें 2-4 चीजें और पता लगेंगी। 5-6 की जगह 7 बना लें तो कुछ ऐड नहीं होगा, जितना 6 पे इंफॉर्मेशन है। इनर्शिया इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? तो जब हमने 5 क्लस्टर बना लिए तो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक ठाक हो गई है। बट 5 की जगह 4 और बना दें, अगर हम 9 बना दें तो क्लस्टर्स बहुत बढ़ा लिए, बट इंफॉर्मेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ी, राइट? पहले 5 क्लस्टर ने बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्रिएट कर दी, बट उसके बाद इंफॉर्मेशन उतनी नहीं मिल रही एक एक क्लस्टर बढ़ाने पे, क्लियर? तो वो पॉइंट जहां पे कर्व फ्लैट होना शुरू हो जाए, उस पॉइंट पे हम बोल देते हैं कि इतने क्लस्टर बनाने चाहिए। देख रहे हो, 5 के बाद चीजें ज्यादा नहीं गिर रही, ठीक है? तो हम बोलेंगे 5 या 6 जितने भी तुम लगे कि सही है, तो 5 क्लस्टर बनाना बेस्ट है। 5 क्लस्टर पे वी विल कवर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन दीज रोज, ठीक है? इस डेटा में जितनी भी वेरिएशन है, 5 क्लस्टर बना के वी कैन कवर दोज, ठीक है? उसके बाद बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कर्व इज गेटिंग फ्लैट, ठीक है? तो एक्स्ट्रा क्लस्टर बनाना कॉस्ट हो जाएगी, जिससे क्लस्टरिंग ओवरलैप होने शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये क्लस्टर 5 में भी ऐसे ही फीचर दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं, ऐसी कहानियां शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए अब हमने एल्बो कर्व से पता कर लिया कि 5 क्लस्टर बनाने सही हैं, ठीक है? अब हमने फिर क्या किया, के मीन्स का फंक्शन चला दिया। के मीन्स चला दो, एन जॉब्स, ये ऑप्शनल है, एन जॉब्स -1 का मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग करना, के फास्टर एग्जीक्यूशन करना ऑप्शनल है। एन क्लस्टर्स बताता है कि कितने क्लस्टर बनाने हैं। के मीन्स फंक्शन चलाओ, ठीक है? जैसे हम लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखते थे, वैसे के मीन्स लिखा, अंदर क्या लिखा, क्लस्टर कितने बनाने हैं, 5। और के मीन्स का फंक्शन का नाम क्या होता है, के मीन्स ++, ठीक है? इनिशियलाइज कर दो। एन जॉब्स -1 क्यों लिया है?
ये ऑप्शनल चीज है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए है। पैरेलल मतलब सीपीयू कोर्स ज्यादा यूज करना, ठीक है, पैरेलली क्लस्टर्स बनाना। ये हर केस में -1 होगा। हाँ हाँ, -1 का मतलब है पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, ठीक है, तो क्लस्टर्स बना दो 5 और के मींस का नाम होता है के मींस प्लस प्लस। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ये ऑप्शनल है ये देना या नहीं, ठीक है। और के मींस पे क्या कर दो, फिट कर दो किस पे, वो जो स्केल्ड डेटा हमने बना रखा है उस पे 5 क्लस्टर बना दो। और वो जो 5 क्लस्टर बनेंगे उनसे प्रेडिक्ट कर दो उसी डेटा को। ये प्रेडिक्टर चलाने पे मेरे पास कौन बंदा कौन से क्लस्टर में गया, ये वाली चीज इंफॉर्मेशन बन के आ जाएगी, राइट। मुझे एंड ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए, यही चाहिए ना। ये कस्टमर 1 था, ये क्लस्टर 1 में फॉल किया, कस्टमर 2 भी क्लस्टर 1 में है, कस्टमर 3 5th क्लस्टर में गया, कस्टमर 4 4th क्लस्टर में गया। ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। प्रेडिक्ट फंक्शन विल जनरेट क्लस्टर नंबर एज अ कॉलम, एक कॉलम जनरेट करेगा कि क्लस्टर नंबर कौन सा बिलोंग करता है किसको। क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो 5 क्लस्टर बनाओ उस डेटा पे, स्केल्ड वाले डेटा पे, ओरिजिनल डेटा पे नहीं, स्केल करके रखा था जो ऊपर उस पे। और उस पे साथ के साथ प्रेडिक्ट फंक्शन चला दो। प्रेडिक्ट फंक्शन विल जनरेट कौन सी रो के सामने कौन सा क्लस्टर नंबर आया, कौन सा कस्टमर कौन से क्लस्टर में गया, ठीक है। ये जैसे ही चला तो अब क्या हुआ, ये बन गया प्रेड नाम से एक चीज बनी होगी यहाँ पे। लेट्स चेक दैट, ये बना प्रेड। ये देखो दिख रहा है, जो कस्टमर 0 था पहला बंदा था वो फर्स्ट क्लस्टर में है, कस्टमर 2 भी फर्स्ट क्लस्टर में है, इंडेक्स 2 भी फर्स्ट क्लस्टर में है, ये तीसरे क्लस्टर में गया बंदा। उसके बाद ऐसे 440 बंदों के सामने मेरे पास 440 बंदे ही हैं, तो 439 तक के मेरे पास वो होंगे इंडेक्स नंबर। तो हर बंदे के सामने वो कौन से क्लस्टर में फॉल किया वो आ गया, राइट। राइट सर। यही चाहिए था हमें कि कौन बंदा कौन से क्लस्टर में फॉल करेगा, जिससे हम क्लस्टर्स बना पाए कि क्लस्टर 1 वाले। अब मैं फिल्टर कर लूंगा क्लस्टर 1 वाले लोगों की समरी क्या मिली, जो क्लस्टर 2 में गए उनके कैसे स्टैट्स मिले, जो चीजें हमने यहाँ करी थी, राइट। तो क्लस्टर 1 में फॉल करे वो उसमें कितने लोग आए उनकी क्या समरी है, क्लस्टर 2 में जो लोग हैं वो उनका काउंट क्या है, उनकी क्या समरी है, राइट। इस तरीके की चीजें बन जाएंगी। अब मुझे पता लग गया कौन लोग सिमिलर है, उनके क्लस्टर्स बनने 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब समरी देखने के लिए मुझे वापस डेटा किसमें जोड़ना होगा, ओरिजिनल डेटा के साथ। चीजें तो वहीं पड़ी है ना, कौन किस रीजन में है, स्केल्ड डेटा तो सिर्फ क्लस्टरिंग करने के काम आया, ठीक है। अब वापस जो तुमने चीज बनाई है, ये प्रेड नाम की जो चीज बनी है, इसको वापस डेटा फ्रेम का एक कॉलम बना के उसका नाम दे दिया क्लस्टर नंबर, और इसको वापस ओरिजिनल डेटा के साथ जोड़ दिया। कस्ट डेटा जो मेरा था जिसमें 8 कॉलम थे, ठीक है, ये कॉलम थे जो मेरे पास ओरिजिनल डेटा था, जो इसके साथ मैंने इसके आगे एक कॉलम जोड़ दिया कि कौन बंदा कौन से क्लस्टर में गया, ठीक है। तो यही किया, कंकैट कर दो ओरिजिनल डेटा, और ये जो है एक नया कॉलम बनाया प्रेड, जिसको नाम दे के हमने क्लस्टर नंबर रख लिया, फ्रेम में डाल दिया। ये कॉलम इसके साथ जोड़ दो, x = 1, x = 1 मतलब कॉलम को बाइंड करना। अब यहाँ पे ये देखो 9 कॉलम हो गए, न्यू डीएस बना दिया उसकी जगह, कस्ट वैसे रहने दिया, उसका नाम बना दिया न्यू डीएस, ठीक है। ये देखो 440 और 9 कॉलम आ गए, सेम वही डेटा है,
सेम वही डेटा लास्ट में क्या है, एक कॉलम जुड़ गया, क्लस्टर नंबर 1, 0 से लेके मैक्सिमम क्लस्टर क्या है 4, ठीक है। तो यही बनेगा, तो क्लस्टर नंबर 5 बनाए हैं, पहले क्लस्टर को क्लस्टर 0, दूसरे क्लस्टर को क्लस्टर 1 बोला, तीसरे को क्लस्टर 2, वही इंडेक्सिंग वाला फंडा यहाँ भी यूज हुआ है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि न्यू डीएस में जो क्लस्टर नंबर बना है उसके अंदर हर क्लस्टर में कितने लोग आए हैं, क्लस्टर्स की समरी बता दो मुझे, वैल्यू काउंट्स, ये देख रहे हो क्या कहानी मिल रही है यहाँ पे। साहिल सर एक बार फिर रिपीट कर दोगे? के मींस चलाया, के मींस ने मुझे क्या देना है, प्रेडिक्ट करके उस स्केल डेटा पे एक कॉलम बना के देगा कि कौन बंदा कौन से क्लस्टर में फॉल करेगा, राइट। रो के सामने क्लस्टर नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है। ठीक है। अब मैंने ये कॉलम वापस ओरिजिनल डेटा के साथ मैप करना है, ठीक है, क्योंकि मैं वहीं पे देख पाऊंगा ना कि जो बंदे क्लस्टर 1 में गए हैं उन्होंने वो कौन से रीजन में रहते हैं, वो कौन से चैनल से करते हैं, कितना स्पेंड करते हैं, ये तो यहीं से मिलेगा, इसी डेटा से, स्केल्ड वाले डेटा से तो नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, वो वाले कॉलम को, ये जो प्रेड कॉलम था, ठीक है, इसका नाम क्लस्टर नंबर रख दिया और इसको वापस कनकैट कर दिया, जो मेरा ओरिजिनल डेटा था उसके साथ इस कॉलम को जोड़ दो। तो उस कॉलम को जोड़ने से क्या हो गया, मेरे पास एक कॉलम और बढ़ गया और मेरे पास अब उसी रो में हर बंदे के सामने आ गया कि ये बंदा क्लस्टर 1 में है, ये 2 में आया, ये 3 में आया, ये 4 में आया, इस तरीके से हर किसी का आ गया। अब मैं चेक कर लूंगा कि क्लस्टर 1 में जो लोग आए हैं वो कितने हैं, क्लस्टर 1 में कितने लोग गए, जैसे हमने 500 बनाए थे, ठीक है, ऐसे मेरे पास क्लस्टर 1 में कितने हैं, 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं। जो क्लस्टर 1 में आए हैं उनकी क्या प्रोफाइल है, उनके अंदर क्या दिख रहा है, एवरेज स्पेंड कितने कर, क्या ज्यादा खा रहे हैं, कौन सी जगह रहते हैं, स्पेंड ऑनलाइन करते हैं ऑफलाइन करते हैं, ये कहानी हमें मिल जाएगी। साहिल सर मुझे वहां से नहीं समझ में आया, जैसे हमने वो बोला था ना, मतलब ये क्लस्टर चलाया और हेलो हाँ सर मुझे वहां से नहीं समझ में आया, जैसे हमने पहले क्या किया, पहले क्लस्टर चलाया और उसकी वैल्यू हम अपने जिसका हमने वो करा था, लाइक जिसका मीन निकाला था 1010 फॉर्मेट में करा था, हाँ स्केल डेटा उसमें पुट इन किया था, उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद ये प्रेड ने क्या दे दिया, कॉलम बना दिए, जैसे के मीन चलाया उस डेटा पे, मेरे पास आउटकम क्या निकल के आया, ये प्रेड। व्हाट इज दिस प्रेड, प्रेड इज प्रेडिक्टेड वैल्यूज कि कौन बंदा कौन से क्लस्टर में जाएगा, यही हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसका आउटकम क्या है क्लस्टरिंग का, कि कौन बंदा सिमिलर है दूसरे बंदे से, राइट। वो सिमिलर कैसे बताएगा, उसके सामने 1 लिखा, उसके सामने 1 लिखा, मतलब दोनों 1 क्लस्टर में जाएंगे, किसी के सामने 2 लिखा, एक और बंदा उसके सामने 2 लिखा, मतलब वो दोनों क्लस्टर नंबर 2 में जा रहे हैं, राइट। तो ये बनाना ऑब्जेक्टिव है, ये बना दिया उसने। बट हमें तो 0101 चाहिए ना। 01 क्यों चाहिए, 5 क्लस्टर बनाए तो 5 क्लस्टर के नाम चाहिए, एक क्लस्टर को 1 बोलेंगे, एक क्लस्टर को 2 बोलेंगे, एक को 3, एक को 4, एक को 5। यहाँ पे 0 से शुरू होता है क्लस्टर, जो एक पहला क्लस्टर उसको क्लस्टर 0 बोलते हैं, दूसरे को क्लस्टर 1, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4। 01 क्यों चाहिए सर इसमें तो 9 क्लस्टर बनेंगे ना 1 से 9 तक। भाई 5 क्लस्टर सिलेक्ट कर लिए हमने, वो पिक्चर में हमने क्या सिलेक्ट किया कि 5 ही क्लस्टर बनाने का फायदा, उससे ज्यादा क्लस्टर बनाने का फायदा नहीं है, राइट। ठीक है ठीक है। एल्गोरिथम हमें यही तो बताता है कि ऑप्टिमल कितने क्लस्टर बनाने, हाँ तो हमने यहाँ दे दिया 5, ये देखो 5 बनाओ, ठीक है, के मीन चलाओ, 5 क्लस्टर बनाओ और मुझे उस 440 लोगों को 5 हिस्सों में तोड़ के दे दो। 5 क्लस्टर बनाने का मतलब 5 हिस्सों में तोड़ के दो, तो वो 5 हिस्से बनाने के लिए उसे बताना पड़ेगा कोई इंडिकेटर कि 5 हिस्से कैसे बनाए, वो उसने स्प्रेड से बताया कि हाँ वो 5 हिस्से ऐसे बनाया, आधे लोगों के सामने मैंने 1 लिख दिया, आधों के सामने 0 लिख दिया, आधों के सामने 2, आधों के सामने 3, आधों के सामने 4, बन गए 5 हिस्से, 0 1 2 3 4, राइट। आधे लोग 0 में होंगे, कुछ लोग 1 में होंगे, कुछ लोग 2 में, कुछ लोग 3 में, कुछ लोग 4 में, ठीक है। राइट। और सर जो बाकी के जो 4 क्लस्टर के लोग थे वो भी इसमें डाल दिए। बाकी 4 क्लस्टर के लोग थे जो इसमें
बाकी 4 क्लस्टर क्या बनाए हमने पहले एल्बो कर्व से हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि कितने क्लस्टर बनाने चाहिए, ठीक है, कितने क्लस्टर बनाने चाहिए। एल्बो कर्व ने बोला कि 5 क्लस्टर बनाने चाहिए। अब हम 5 क्लस्टर बनाने जा रहे हैं, अभी हमारे पास कोई क्लस्टर नहीं है, हमारे पास 440 लोग हैं बस। अब अच्छा मैं उसको 5 हिस्सों में तोड़ने जा रहा हूँ। मैंने बोला कि ये स्केल डेटा यूज करो, उससे के मीन चला दो, के मीन चला के उस डेटा को 5 हिस्सों में तोड़ दो, ठीक है। उसने 5 हिस्सों में तोड़ दिया डेटा और हर रो के सामने नंबर लिख दिया कि ये बंदा इस क्लस्टर में जाएगा, ये बंदा इस क्लस्टर में जाएगा, ये बंदा इस क्लस्टर में जाएगा। ये प्राइमरी सिंगल कॉलम बना है बस, ठीक है, एक सिंगल कॉलम बना है। मुझे इस कॉलम को कहाँ लेके जाना है, ओरिजिनल डेटा के सामने, ताकि मैं देख पाऊँ क्लस्टर 1 में जो बंदा आया है वो कौन से रीजन में जाता है, कौन से चैनल से करता है, कितना स्पेंड किया उसने, राइट। तो ये कॉलम मुझे वापस ओरिजिनल डेटा के साथ मैप करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया कि ये ओरिजिनल डेटा था, उसके साथ वो कॉलम नंबर जोड़ दो, ठीक है। तो न्यू डीएस बन गया। न्यू डीएस के अंदर ये जो डेटा 440 लोगों का दिख रहा है तुम्हें, ये 440 लोगों का डेटा 5 हिस्सों में टूटा हुआ है, राइट। क्लस्टर नंबर 0 से लेके क्लस्टर नंबर 4 5 हिस्सों में टूटा हुआ है। ये 1 वाले एक क्लस्टर है, 2 वाले एक क्लस्टर है, 3 वाले एक क्लस्टर है, 0 वाला अलग क्लस्टर है, राइट। हाँ सर। अब हुआ क्लियर? पेश अब हुआ क्लियर? हाँ सर क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये क्लस्टर नंबर जो कॉलम बनाया वहां से हमें पता लग गया कि हाँ वो डेटा 5 हिस्सों में टूट गया है। 5 हिस्सों में टूटने का मतलब है कॉलम के बेस पे एक कॉलम बना दिए जो बता रहा है कि कौन वो हिस्से क्या है। तो क्लस्टर नंबर 0 में 11 लोग गए हैं, राइट। पहले क्लस्टर में 11 लोग गए, ठीक है, यहाँ लिखते जाते हैं हम। क्लस्टर 0 बना हमारे पास, उसमें कितने लोग गए हैं, 11, ठीक है। दूसरा क्लस्टर बना क्लस्टर 1, उसमें 125, ऐसे 4 क्लस्टर बने। दूसरे में 125, तीसरे में 92, चौथे में 211 और इसमें 1। ये देख रहे हो, इसमें सिर्फ एक ही बंदा आया है। सर इसको चाहे तो इसको तो हटा भी सकते हैं हम। नहीं, बंदे तो पूरे करने ही है ना, हर बंदा किसी क्लस्टर में तो फॉल कर ही सकता है ना। नहीं तो डेटा इसको हटा दिया तो डेटा कम हो गया, फिर मतलब सबको नहीं असाइन करा हमने नंबर, राइट। तो ये अकेला क्यों आया है, एक बंदा अलग ही क्लस्टर बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसके फीचर्स सबसे मतलब अदर कैटेगरीज में फॉल नहीं किए होंगे। मतलब इसके फीचर सेम नहीं होंगे। हाँ, तो एक बंदा अलग है तो इसका फीचर क्या होगा फिर, कैसे फीचर होंगे इसके? डिफरेंट ही होंगे, यूनिक कह सकते हैं। डिफरेंट होंगे, बट ये बाकियों में क्यों नहीं आया? मतलब एक 400 में से एक बिल्कुल ही अलग है, तो इसका क्या मतलब है कि कैसा डेटा होगा इसका? जैसे हम उसमें वो नहीं ले सकते आउटलायर्स, इसमें भी वो कर राइट। सकते हैं इसको। तो ये आउटलायर होगा, इसने 5 लाख का ऑर्डर कर दिया, राइट। लोग 5000 का एवरेज ऑर्डर करते हैं, इसने 5 लाख का कर रखा है, तो ऐसा कोई डेटा मिल गया तो वो किसी और के साथ क्लब नहीं हो सकता। तो उसने म्यूट पे चले जाओ यार, वापिस आ रही है। ठीक है, तो ये बंदा आउटलायर होगा। आउटलायर होने के कारण इस बंदे ने अपना अलग ही क्लस्टर बना लिया है, ठीक है। तो दिस मस्ट बी एन आउटलायर।
ठीक है, इसने 50,000 का ऑर्डर कर दिया जबकि लोग 5,000 के ऑर्डर करते थे, तो बाकी तरह के लोग तो मिल गए, ये ऐसा कोई बंदा नहीं मिला इसके जैसा, तो दैट्स व्हाई इट हैड मेड इट्स ओन क्लस्टर। तो क्लस्टरिंग में हम आउटलायर्स नहीं हटाते हैं, आउटलायर्स कैन मेक देयर ओन क्लस्टर, राइट। तो ये भी हमें पता लग जाता है। अनोमली डिटेक्शन कर सकते हैं हम क्लस्टरिंग से। अनोमली डिटेक्शन का मतलब कुछ अबनॉर्मल फ्रॉड हो रहे हैं क्या हमारे डेटा में, यहाँ से पता लग जाएगा कि एक बंदे ने 50,000 का ऑर्डर कर दिया, तो मे बी वो फ्रॉडुलेंट ऑर्डर हो, वो किसी तरीके से उसके हाथ कोई लूप होल लग गया हो ऐप का और उसने नंबर डालते जाए, बिल बना उसका 5,000 पर ऑर्डर 50,000 का चला गया। इस तरीके का कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी हो सकती हैं इन क्लस्टर्स के थ्रू, वी कैन फिगर आउट दैट। ओके, अब देखते हैं हर क्लस्टर के अंदर क्या हो रहा है, राइट। हर क्लस्टर की समरी देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा वो न्यू डीएस के अंदर क्वेरी फंक्शन चलाया, क्लस्टर नंबर कॉलम इक्वल टू 0, ठीक है। इस डेटा के अंदर जो क्लस्टर नंबर 0 है, जिसके अंदर कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, इनकी समरी बताओ, ठीक है। तो इनकी समरी कैसे देखेंगे, ये कौन से चैनल से आते हैं पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। इनको अलग बना लिया मैंने, एक नया डेटा बना लिया, 0 वाले अलग कर लिए, फिर उनका देखा ये कौन से चैनल से आते हैं। ये सारे ही लोग क्या है, चैनल नंबर 2, चैनल 2 है ऑफलाइन, ये सारे ऑफलाइन परचेज करते हैं, ठीक है। और क्या पता चला मुझे, कौन से रीजन में रहते हैं ये देखते हैं। majority of they stays in region 3 which is नोएडा, ठीक है। तो मेजॉरिटी नोएडा के लोग हैं ये, ठीक है, मेजरली नोएडा के लोग हैं ये, और ये ऑफलाइन स्टोर पे जाके सामान खरीदते हैं, इनका एक अलग क्लस्टर है। लेट्स सी इनके बाकी वेरिएबल क्या हैं, बाकी वेरिएबल डिस्क्राइब कर रहे हैं इसके, ठीक है। बाकी जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं उनको एवरेज वैल्यूज क्या है उनकी वो देखते हैं। प्रोफाइलिंग 1 करके एक डेटा बन गया, उसमें देख सवाल पूछ सकते हो, अनम्यूट कर लो अब, ठीक है ना, पता चलेगा। एवरेज वैल्यूज, मीडियन वैल्यूज देखते हैं इसकी। शायद पहले हम जैसे पहले तो हमने जो प्रोग्रेशन करा था, लाइक जो पहले हमारी 2 टेक्निक्स थी उसमें हम पहले क्या कर रहे थे, डेटा को कंपेयर कर रहे थे और फिर बाद में रिजल्ट ले रहे थे। इसमें क्या करा हमने, यूजुअली यही हो रहा था, राइट। वहां पे तो हम मॉडल बना लेते थे, मॉडल कोई रिजल्ट दे देता था, उसको हम वैलिडेट करते थे एक नए डेटा पे, कि नए डेटा पे अब अगर हम यही मॉडल की लर्निंग चलाएं तो वहां पे जो रिजल्ट आते हैं वो क्या रिजल्ट्स के आसपास है या नहीं, राइट। एक्चुअल में गाड़ी का प्राइस, जो गाड़ी उसने नहीं देखी हुई उसका 1000 है, तो मॉडल भी क्या 1000 के आसपास बताता है, ये था उसका ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे हम कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ पे हमने लाइक पहले वो अपने डेटा को एक्सप्लोर करने के बाद क्लस्टर्स बनाए, फिर क्लस्टर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं, बस 2 ही स्टेप है इसमें। कौन किस क्लस्टर में गया और हर क्लस्टर की क्या कहानी है, हाउ वन क्लस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर क्लस्टर, यही कर रहे हैं हम बस। सर इसमें मुझे ये पूछना था, लाइक इस सब की जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, क्लस्टर से हम जब इन्फो निकाल रहे हैं, तो इसको फिर यूटिलाइज कैसे करेंगे हम? यूटिलाइज कैसे करना है? हाँ, यूटिलाइज ऐसे ही करोगे जैसे ये बनाया हमने, कि ये 500 लोग हैं, इन लोगों को हमें रिटेन करके रखना है, तो तुमने एक कैंपेन चलाना है रिटेंशन का, तो रिटेंशन का कैंपेन किनको भेजा जाए, 1000 के 1000 लोगों को नहीं रिटेन करना, इनको करना है रिटेन, ये ना जाए कहीं पे, राइट। तो कैंपेन्स जो होंगे हमारे, या जो भी हम ऑफर्स भेजते हैं लोगों को, या जो भी मेल्स करते हैं, या जो भी कॉल्स करते हैं, ठीक है, तो किन कस्टमर्स के साथ क्या करना है वो हमें पता लग गया एज अ ग्रुप, राइट। ये 500 लोगों को ये बेचो और ये ऑफर भेजो, इन 200 लोगों को ये करो इनके साथ, तो ये सारी कहानियां हमें पता लगी, ऐसे यूटिलाइज करना है इनको, अपने कैंपेन्स और अपनी कॉल्स, अपने प्रमोशंस उसमें यूज करना है, राइट, ओके सर, गेट इट। राइट। किनको ऑफर नहीं भेजना, राइट, वो लोग ढूंढ लिए हमने, वहां से कॉस्ट सेव कर रहे हैं, तो ऐसे यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो मेन बेसिक फंक्शन एक्चुअली इसमें यही था कि क्लस्टर बनाओ और इनको
वो डिफरेंशिएट कर दो, प्रोफाइल कर दो। हाँ क्लस्टरिंग का यही काम है, क्लस्टर्स बनाओ और देखो हर क्लस्टर कैसे अलग है। तो मतलब मेरे अंदर मेरी पॉपुलेशन कितने हिस्सों में टूटी हुई है, किस तरह के लोग हैं हमारे पास, और मेजोरिटी किस तरीके के, वो क्या करते हैं, और क्या क्या ग्रुप्स बन के आने हैं। ये पूरा जैसे हो जाएगा उसमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, फिर डिस्क्राइब करके अब यहाँ पे बोलते जाना जो जो हमें दिख रहा है। मीडियन वैल्यूज ही देखेंगे। ये जो लोग हैं फ्रेश फूड पे एक साल में 12,000 रुपए स्पेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते जाते हैं। ठीक है, मिल्क पे ग्रोसरी पे फ्रोजन पे डिटर्जेंट्स पे रेडी टू ईट पे रेडी टू ईट, और ये सारे ऑफलाइन है एंड मेजरली नोएडा में रहते हैं। ये कहानी है मेरे क्लस्टर 0 की। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमें पता लगा ये मेजोरिटी क्या, सारे लोग ऑफलाइन स्टोर्स वाले हैं, मेजरली नोएडा में रहते हैं और एवरेज इतना इतना स्पेंड करते हैं एक साल में। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं क्लस्टर 1 में क्या दिख रहा है हमें। अब सेम काम करते हैं क्लस्टर 1 के साथ। अब यही फिल्टर कर लिया, वेयर डेटा इज क्लस्टर 1। क्लस्टर 1 वाले लोग किस चैनल से आ रहे हैं वो देखते हैं। क्लस्टर 1 वाले देख रहे हो, सारे ही लोग चैनल 2 के हैं, सारे ही लोग ऑफलाइन स्टोर्स के हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाला कोई है ही नहीं, ऑफलाइन वालों ने अलग क्लस्टर बनाया है अपना। ठीक है, ओके। कौन से रीजन में रहते हैं ये? मेजोरिटी ऑफ लोग ये रीजन 3 के ही हैं। रीजन 3 मतलब नोएडा। ठीक है, मेजोरिटी नोएडा। लेट्स सी इनका एवरेज स्पेंड क्या है। DF1। ठीक है, एक रीजन चला लिया ना। अब ये देखते हैं प्रोफाइलिंग DF। इनकी मीडियन वैल्यूज देखते हैं। फ्रेश फूड पे ये लोग कितना स्पेंड करते हैं? 5419। मिल्क पे ग्रोसरी पे फ्रोजन पे डिटर्जेंट पे
रेडी टू ईट पे देख रहे हो डिफरेंस? क्या पता चल रहा है यहाँ से? लो स्पेंड वालों को अलग क्लस्टर में डाल दिया। बताओ भाई क्या पता चला है? एक्चुअल फिगर कम है क्लस्टर 1 का। क्लस्टर 1 का और क्लस्टर 0 में फिगर्स का डिफरेंस है काफी। कहानी क्या पता चली इसमें? कंपेयर करके क्या पता चला? सर ये उनके ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा खर्च कर रहा है क्लस्टर 0 क्लस्टर 1 के। वो नहीं, वो तो दिख रहा है, बट व्हाट इज द क्रक्स? क्या आउटपुट क्या है इसमें से? क्या किया उसने? क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 कैसे अलग किए गए हैं? ये सेम लोग हैं, दोनों नोएडा वाले लोग हैं मेजॉरिटी। हाँ सर नंबर ऑफ एक्सपेंसेस की वजह से जो जीरो क्लस्टर है वो ज्यादा खर्च कर रहा है, इसलिए वो सारे डिपार्टमेंट्स में, इसलिए उनका क्लस्टर अलग है। और क्लस्टर राइट, 1 ठीक है, ये दोनों ही नोएडा वाले ही लोग हैं, ऑफलाइन ही काम करते हैं, बट कुछ ऑफलाइन वाले लोगों का बिहेवियर बहुत अलग है ऑनलाइन ऑफलाइन वालों से। ठीक है, तो उसने मेजॉरिटी ऑफ ऑफलाइन वाले लोग स्पेंड करते हैं 5400 फ्रेश फूड पे। ये कुछ 11 लोग हैं जिनका बड़ा ज्यादा हाई स्पेंड है। ये दोनों नोएडा के ही हैं, ऑफलाइन ही है, बट इनका स्पेंड बहुत ज्यादा हाई है। तो उसने नोएडा ऑफलाइन वाले हाई स्पेंडर्स को अलग ग्रुप में डाल दिया, नोएडा ऑफलाइन वाले नॉर्मल स्पेंडर्स को अलग ग्रुप में डाल दिया। क्लियर? ये हुआ, ये दिस इज द इनसाइड। ठीक है, लो स्पेंडर्स वर्सेस हाई स्पेंडर्स इन नोएडा ऑफलाइन, ये अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं ये। क्लियर? अब क्लस्टर 2 देखते हैं। ये देखते हैं ये कौन से चैनल से आते हैं। ये देख रहे हो, ये सारे ही लोग किस में चले गए? चैनल 1 में। ठीक है, चैनल 1 क्या था? ऑनलाइन। ऑनलाइन वालों ने अपना अलग क्लस्टर बना के बैठे हैं ये। ठीक है, अब ये कौन से सिटी से हैं ये भी देख लेते हैं। ये चैनल 1 रीजन 1 और 2 से हैं, रीजन 1 और 2। ठीक है, रीजन 1 और 2 मेजॉरिटी ऑफ लोग कहाँ से हैं? रीजन 1 से। दिल्ली वालों का ऑनलाइन का अलग क्लस्टर बन गया है। ठीक है, मेजरली जो लोग हैं वो दिल्ली से हैं, ऑनलाइन ही स्पेंड कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ लोग। ये अलग क्लस्टर में बन गया है, इनका स्पेंड देखते हैं कैसा रहा। ये फ्रेश फूड पे 9200 स्पेंड कर रहे हैं। मिल्क पे 2000, ग्रोसरी पे भी इसी के आसपास। फ्रोजन पे डिटर्जेंट पे, कपड़े नहीं धोते ये लोग। और रेडी टू ईट पे हो गया। ठीक है, ये दिल्ली के ऑनलाइन वाले लोग हैं मेजॉरिटी, और इतना इतना स्पेंड करते हैं। ठीक है, अब क्लस्टर 3 कंपेयर करते हैं एक बार।
क्लस्टर 3 में देखते हैं क्या हो रहा है, इसी को यूज कर लेते हैं। देख रहे हो क्या हुआ, कौन से लोग हैं ये, चैनल 1 वाले सारे, चैनल 1 क्या ऑनलाइन। अब इनकी सिटी देखते हैं क्या है, यहाँ से इंटरेस्टिंग कहानी बता सकती। सारे ही लोग कहाँ से है, रीजन 3 से। रीजन 3 क्या था, नोएडा। आगे समझ, नोएडा के ऑनलाइन लोगों ने अपना अलग क्लस्टर बनाया है, नोएडा के ऑफलाइन लोगों ने अपना अलग क्लस्टर बना लिया है। अब यू कैन कंपेयर कि नोएडा में ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन सेल्स कैसे डिफरेंस है, जैसे ये नंबर्स हमें मिल जाएंगे। देख रहे हो पावर ऑफ क्लस्टरिंग, ये चीज मैनुअली कर सकते हो ऐसे ढूंढ के। बताओ। नो सर। अब इनका देखते हैं फिर इनका क्या स्पेंड रहा। सर फिर इसकी जो लाइक आप वो रेंज कह सकते हो उसका तो बहुत है, लाइक ये हर एक इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। वो तो है ही है, जहाँ पे भी कस्टमर है वहां पे यूज हो जाए, कहीं पे भी यूज हो। क्लस्टरिंग सबसे कॉमन चीज है जो हर प्रोजेक्ट में यूज हो सकती है। सही है, नोएडा का ऑनलाइन का अलग बन गया, ऑफलाइन का अलग बन गया। इनको कंपेयर थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले क्लस्टर 4 भी देख लेते हैं इसमें भी क्या मिला। अब तुम्हें यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या फायदे हुए ये सब करने के। सो तो नहीं गए लोग हैं कि चले गए सब। नहीं नहीं सर, इधर ही है सारे। बट ये सर बहुत बोरिंग हो जा रहा है सर सर, यहीं पर लाइक है। मोनिका तो भाग इंटरेक्ट। गई है, और भी एक दो लोग भाग गए। बोरिंग भाई, तुम्हें सुनना तो हो रहा है, मैंने तो लिख के करना है, मेरा सोचो। चैनल 1, ठीक है, ये है सुन ही रहे एक ही सर। बंदा है, ये चैनल 1 से आया है। चैनल 1 है ऑनलाइन, फ्रॉड ऑनलाइन ही हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई अलग होगा कुछ, दुकान पे जाके तो कुछ नहीं कर सकता। ये कहाँ रहता है ये भी देख लेते हैं, ये नोएडा में ही रहता है। इसने क्या किया है, वाई इट इज एन आउटलायर नाउ, ये अलग क्यों हो गया, ये बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ, राइट, ये चीज देखते हैं। अब इसका डेटा ऐसा क्या है कि ये बाकियों से अलग हो गया, देख रहे हो यहाँ पे, ये दूध ही पीता रहता है, खाता ही रहता है, फ्रेश फूड 36,000 रुपए का खा गया, 40,000 का दूध पी लिया इसने, फ्रोजन भी 36,000 का खा गया, कपड़े नहीं धोता है, रेडी टू ईट भी 47,000 का खा गया। ठीक है, इसने 47,000 का रेडी टू ईट ऑर्डर किया, जबकि बाकियों का देखो, देख रहे हो। हाँ? बाकी क्लस्टर में एक बंदा ऑन एन एवरेज 800, 1200, 2800 इतना ऑर्डर करता है एक साल में। इसने 47,000 रुपए का ऑर्डर किया है एक साल में रेडी टू ईट पे। डिटर्जेंट पे इसने 239, फ्रोजन पे 36,000, ठीक है, ग्रोसरी पे
2017। मिल्क पे इतना और फ्रेश फूड पे इतना, राइट? यही मिला। रेस्टोरेंट चलाता हुआ पक्का। हाँ हाँ, या तो ये रेस्टोरेंट चलाता होगा पक्का। ये हाँ, या तो ये इंडिविजुअल नहीं होगा, दिस मस्ट बी अ बिजनेस, ठीक है? बिजनेस। तो ये हो सकता है इसलिए अलग हो इसके स्टैट्स तो, बट हमें तो देखना है कि क्लस्टरिंग से ये हम पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। क्लस्टरिंग नहीं, उसको पकड़ लिया, राइट? उसको अलग करके दिखा दिया हमें कि दिस इज वेरी डिफरेंट, ऐसा कोई और बंदा नहीं हमें दिखा जिसके ऐसा डेटा हो, राइट? तो देखो आउटलायर वाला क्लस्टर बिल्कुल अलग हो गया, राइट? अब क्या इनसाइट्स मिली ये देखते हैं, इनसाइट्स क्या मिली, हर क्लस्टर की क्या कहानी है। क्लस्टर 1 0 को कैसे डिफाइन करोगे? ऑफलाइन नोएडा के हाई स्पेंडर्स, राइट? और सबसे ज्यादा वो किन चीजों पे स्पेंड करते हैं जो बाकियों से बहुत अलग है? डिटर्जेंट्स पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं वो लोग, ठीक है? बाकी ये नॉर्मल ही है। ग्रोसरी पे भी बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, मिल्क पे भी बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है? तो ग्रोसरी, मिल्क और डिटर्जेंट, ये 3 चीजें वो खरीदते हैं जनरली ऑफलाइन स्टोर पे जाके, ठीक है? ऑफलाइन नोएडा के हाई स्पेंडर्स ग्रोसरी, मिल्क और डिटर्जेंट खरीदते हैं स्टोर्स पे जाके, बट हर बंदे नहीं, बहुत कम लोग हैं ऐसे, ठीक है? ये कुछ हाई स्पेंड वाले लोग हैं, तो हाई स्पेंड जो कर रहे हैं लोग वो इन 3 चीजों पे हाई स्पेंड कर रहे हैं नोएडा में, ठीक है? जिनका एक्सेप्शनल हाई स्पेंड है, तो उनका हाई स्पेंड किन चीजों के कारण हुआ होगा? ये चीजों के कारण उनका स्पेंड हाई, ठीक है? लेट्स सी अब क्लस्टर 1 कैसा क्लस्टर है। क्लस्टर 1 नॉर्मल स्पेंड करता है, ठीक है? डिसेंट स्पेंड है, तो ये ऑफलाइन डिसेंट स्पेंडर्स है, ठीक है? ये ऑफलाइन करते हैं, डिसेंट स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते स्पेंड, ठीक ठाक स्पेंड बिहेवियर है इनका, ठीक है? तो दीज आर ऑफलाइन डिसेंट स्पेंडर्स। अब क्लस्टर 2 कैसा बंदा है? ये ऑनलाइन दिल्ली वाले हैं, ठीक है? ये ऑनलाइन दिल्ली के स्पेंडर्स हैं। इनमें क्या है, दिल्ली का और कोई भी क्लस्टर नहीं बना, ठीक है? और दिल्ली के लोग कितने थे एक्चुअल डेटा में, दिल्ली के लोग कितने हैं ये देखते हैं। एक्चुअल डेटा का नाम मेरा क्या है? कस्ट डेटा, राइट? न्यू डीएस में हम देखते हैं रीजन की क्या फ्रीक्वेंसी थी। दिल्ली के कितने थे? 77 लोग, ठीक है? और मेजॉरिटी दिल्ली के हैं इसमें। तो दिल्ली में लोग ऑफलाइन स्पेंड ही नहीं कर रहे, सारे ही लोग क्या कर रहे हैं हमारे स्टोर्स पे? ऑनलाइन स्पेंडर्स हैं। वी डोंट हैव क्या? वी डोंट हैव ऑफलाइन कस्टमर बेस इन दिल्ली, राइट? यही पता चला, सारे ही लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन हमारे ऑनलाइन स्पेंडर्स नहीं, ऑनलाइन ही स्पेंडर्स हैं, ऑफलाइन स्पेंडर्स ही नहीं है दिल्ली में। और लोग क्या खरीद रहे हैं? सबसे ज्यादा फ्रेश फूड खरीद रहे हैं, बाकी चीजों में स्पेंड बहुत ही कम कर रहे हैं, राइट? क्लियर? तो ऑनलाइन सिर्फ फ्रेश फूड बिक रहा है, बाकी चीजें बिक नहीं रही हैं। तो दिल्ली में हमें क्या करना पड़ेगा? इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा
जो ऑनलाइन नहीं बिकते, ओपन स्टोर्स एंड सेल दीज थिंग्स, ठीक है। फोकस ऑन इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। ये लो परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। या तो इसको ऑनलाइन में इनका एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, इससे ज्यादा सेल्स आए वो देखेंगे, या ये ऑनलाइन नहीं बिक रहे तो ऑफलाइन में प्रेजेंस नहीं है तो ऑफलाइन में हम इन चीजों पे फोकस करके लोगों को लाएं, राइट। तो इस तरीके की कहानी, इस तरीके का बिजनेस मॉडल हमें पता लगा कि दिल्ली में ये करना चाहिए, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लस्टर बना हुआ है एक नोएडा का, ऑनलाइन क्लस्टर एक ऑफलाइन क्लस्टर था नोएडा का, ये दोनों कंपेरेबल है, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 3 दोनों नोएडा के, एक ऑनलाइन है ये ऑफलाइन है एक, ठीक है। दोनों को मिला के ऑलमोस्ट सारे लोग कवर हो गए हैं, 300 कुछ लोग थे नोएडा के, इन दोनों को मिला के उतने कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन नोएडा में लोग क्या खरीद रहे हैं, सॉरी ऑफलाइन लोग क्या खरीद रहे हैं कंपेयर टू ऑफलाइन लोग किन पे चीजों पे फोकस कर रहे हैं, देखो कंपेयर करो। फ्रेश मिल्क फूड और ग्रोसरी। ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं बिकता। मिल्क ऑफलाइन बिकता है, लोग वहां से जाके उठाना पसंद करते हैं ना कि घर ऑर्डर। ग्रोसरी भी यहाँ पे सही चल रहा है, यहाँ पे बहुत कम है। फ्रोजन फूड लोग घर मंगवा लेते हैं वहां से लेने की जगह। डिटर्जेंट भी ऑफलाइन जाके ही ऑर्डर है, ऑनलाइन में बहुत कम प्रेजेंस है। रेडी टू ईट इज ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स हमें दिख रहे हैं जो यहाँ पे अच्छे परफॉर्मर्स हैं, और कुछ ऑनलाइन में परफॉर्मेंस है। जो ऑनलाइन परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, आई वांट कि जो ऑनलाइन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं मैं उनका एंगेजमेंट बढ़ाऊं, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो ऑफलाइन अच्छा नहीं कर रहे मैं उनको उनकी सेल्स कैसे बढ़ाऊं, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से तुम कंपैरिजन स्टडी करके कहानियां बना सकते हो। ये दो क्लस्टर्स सिमिलर टाइप के थे, एक ही पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं नोएडा की। ऑफलाइन वाले अलग हो गए, ऑनलाइन वाले अलग हो गए, और हमें पता लग गया कि ऑनलाइन वाले ऑफलाइन से क्यों अलग है। ये वाले लोग किन में स्पेंड करते हैं और ये वाले लोग उन चीजों में स्पेंड नहीं करते, जो इनमें स्पेंड करते हैं वो इनमें नहीं करते, इसलिए वो अलग क्लस्टर बन गए, क्लियर। और ये आउटलायर्स था तो इसने अपना अलग क्लस्टर बना लिया। इस बंदे को हम ट्रैक करेंगे कि वाई इसका डेटा ऐसा क्यों है, क्या ये फ्रॉड है, क्या ये इसके पास कई बार बग कोई मिल जाता है तो उससे यू कैन री ऑर्डर समथिंग, राइट। तो क्या ही इज अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वाला कस्टमर है, या ही इज नॉट एन इंडिविजुअल, ही इज अ बिजनेस ओनर, इसलिए ज्यादा है, ठीक है। तो अगर बिजनेस ओनर्स इतना इतना स्पेंड कर रहे हैं तो आई वांट, मैं कहूंगा कि और बिजनेस ओनर्स जोड़ो, राइट, जिससे मेरा टर्नओवर बढ़े, राइट। हम इंडिविजुअल्स की जगह बिजनेसेस के साथ भी टाई अप करें कि हम आपको डिलीवर करेंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट, इफ बिजनेसेस आर स्पेंडिंग दिस मच। तो ये पूरी कहानी हमें कहाँ से समझ आई, क्लस्टरिंग करके, राइट, क्लियर। अब यस सर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ऑनलाइन वाले अलग हो गए, ऑफलाइन वाले अलग हो गए, दिल्ली वालों ने अपना अलग क्लस्टर बनाया है, हाई स्पेंडर्स ने अलग बनाया है, आउटलायर्स ने अलग बनाया है। इसमें कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसके हिसाब से बिजनेस कॉल लेगा, कौन सी चीज ऑफलाइन स्टोर्स पे बेचें, कौन सी चीजें ऑनलाइन बंद कर दें ऑफलाइन शुरू कर दें, राइट, कहाँ पे हमारी प्रेजेंस ज्यादा है कहाँ पे कम है। तो ये सारी रिपोर्ट तुम बना के और अपने इंसाइट्स लिख के प्रेजेंट करते हो, तो यहाँ से तुम बिजनेस अपने डिसीजंस लेगा कि अच्छा ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। वेल सर, नॉर्मली आप सपोज करो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो रियल वर्ल्ड में, तो कितना टाइम लगता है आपको? तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, हर प्रोजेक्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर प्रोजेक्ट के अलग वो होती है, लेवल होता है कि मतलब कितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट महीने में भी हो जाते हैं, 2 महीने में भी हो जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं ऐसे। और अगर यही सपोज करो यही प्रोजेक्ट रहा तो है? अगर ये प्रोजेक्ट तो अगर 2 घंटे में नहीं, मैं 2 घंटा तो ऐसा नहीं होगा। रियल वर्ल्ड में डेटा बहुत ज्यादा होगा ना तुम्हारे पास, यहाँ तो मैंने 400 कस्टमर लिए हैं, राइट। रियल वर्ल्ड में बिजनेस के 400 लोग थोड़ी होंगे किसी बिजनेस के पास, तो उसे ये सब करने की क्या जरूरत है, जिसके अगर कस्टमर ही 400 हैं तो कस्टमर बढ़ाओ पहले तो, ठीक है। एनालिटिक्स तो करोगे कि मैच्योर्ड हो चुका है बिजनेस, राइट। रियल वर्ल्ड में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा डेटा होगा कस्टमर के, सिर्फ ये 4 यहाँ पे क्या थे 5 कॉलम थे हमारे पास, रीजन, चैनल,
स्पेंड इन पर्टिकुलर कैटेगरीज। बस रियल वर्ल्ड में तुम्हारे पास 1000 एट्रीब्यूट्स होंगे, 1000 कॉलम होंगे, उनमें से अच्छे कॉलम कौन से होंगे वो पहले चूज करना होगा। जस्ट लाइक हम लीनियर और लॉजिस्टिक में जैसे फीचर इंजीनियरिंग करते थे ना, तो पहले वो कॉलम चूज करने होंगे कि कौन से कॉलम्स के बेस पे क्लस्टरिंग करी जाए, कौन से वो अच्छे कॉलम्स होंगे, राइट। पहले फीचर इंजीनियरिंग करोगे सेम वही कि मैं 10 15 20 अच्छे कॉलम ढूंढ के लाऊं, फिर उनके बेस पे मैं स्टोरी बनाऊंगा। क्लियर? तो उन कामों में बहुत टाइम लग जाता है। अगर बना बनाया डेटा है, छोटा डेटा है, फिर तो ये देखो हमने बना दिया 2 घंटे में बन जाएगा ऐसे। इनसाइट्स भी निकल रहे हैं अच्छे खासे। तो लेवल ऑफ डेटा, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ नहीं है, क्लस्टरिंग में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। रियल वर्ल्ड में भी मैं यही कोड चलाता हूँ, राइट। ठीक है, ये जो कोड मैंने यहाँ लिखे हुए हैं यही सारे मैं कॉपी पेस्ट करके वहां भी चलाता हूँ। तो चीजें तो यही रहनी है, स्केलिंग करा, ये करा, प्रोफाइल करा, बट वही है रियल वर्ल्ड में। जैसे अभी कहानी बन के आ गई, पता चला उस डेटा से कहानी नहीं बन रही, राइट। क्लाइंट को तो प्रेजेंट करना है, ठीक है, अब कहानी बन नहीं रही, तब क्या करें? फिर यहाँ पे फंस जाती हैं चीजें। फिर टू एंड फ्रो तुम आगे पीछे जाके कुछ ना कुछ सोचते हो, क्या कर सकते हैं, डेटा चेंज करें, कॉलम्स कोई और लेके आए, कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूजफुल हो सकती है क्लस्टर्स बनाने में, वो पता करें। तो इस तरीके से डेटा अवेलेबिलिटी चैलेंज होता है, और डेटा का साइज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम कौन से वेरिएबल रखें, कौन से ना रखें, वो चूज करना, फीचर इंजीनियरिंग करना एक चैलेंज होगा, ठीक है। उसके बाद कहानी बन के निकल के आ भी रही है या नहीं, यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है, मे बी उसमें ना निकले तो फिर क्या बोलेंगे वहां पे। तो ये सारी चीजों में टाइम लगता ओके सर। है, ठीक है। साहिल सर, एक और चीज कहनी थी, जो हमने ये डेटा यूज करा है ना आज और कल वाला, वो हम लोग को डेटा मिल जाएगा क्या? हाँ, मैं भेज दूंगा सारा कुछ। क्योंकि जो आपने प्रोजेक्ट करने को बोला, अगर ये डेटा हम लोग यूज कर लेते एक साइड बाय साइड, ये दोनों भी रिवाइज होती और प्रोजेक्ट भी हो जाता। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट वीक हम कोई क्लास नहीं कर रहे, ठीक है, एक दिन ही क्लास होगी। एक दिन तुम यही प्रोजेक्ट और यही सारी चीजों का ही डिस्कशन करेंगे, राइट। तो जितना भी तुमने इस हफ्ते तुम्हारा यही काम है, एक प्रोजेक्ट शुरू करो, लीनियर रिग्रेशन शुरू करो, उस पर बनाओ, चला के देखो, डाउट्स लाओ। तो एक क्लास में हम पूरा वही सारा कुछ डिस्कस करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ओके ओके सर। सर बट ये डेटा भिजवा देना प्लीज। हाँ हाँ, ये मैं सारा भेज दूंगा आज, ठीक है। Okay, सो sir. दिस वाज ऑल अबाउट क्लस्टरिंग। आई थिंक वी कवर्ड everything that we require to। कुछ टॉपिक होंगे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वंस वी विल बी डन विद दिस लॉकडाउन थिंग, तो किसी दिन हम इंस्टीट्यूट में थ्योरी वाली 1-2 क्लासेस करेंगे, ठीक है, ताकि हमें एंड टू एंड थ्योरेटिकल चीजें भी पता लग जाए। प्रैक्टिकल दे तो हमें पता लग गया कि ऐसे कोड यूज करना है, ये रिजल्ट बनाने हैं हमें एंड में, राइट। वी हैव कोड लॉजिक ऑफ एवरीथिंग की क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं, क्या क्या कोड यूज करने हैं। तो यही रहेगा रियल वर्ल्ड में भी, यही कोड यूज होना है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। सिर्फ डेटा का साइज अलग हो जाएगा, यहाँ पे 8 कॉलम थे, वहाँ पे 800 कॉलम हो सकते हैं, यहाँ पे 400 कस्टमर्स थे, वहाँ पे 4 लाख कस्टमर्स हो सकते हैं। तो उसी में प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, ठीक है, डेटा क्लीनिंग में टाइम। यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू नहीं था, रियल डेटा में मिसिंग वैल्यूज आ गए। 15% लोगों का हमें रीजन नहीं पता, तो क्या करें, उसको किससे फिल करें, हटा दें, ऐसे डिसीजन लेने होते हैं, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। चलो, ओके, चलो मैं ये भेज दूंगा, थैंक यू।